नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालराज। तो दिन बीत रहे हैं लेकिन जो जी बिजनेस का व्यू है बिल्कुल सटीक हर दिन साबित हो रहा है। आज भी सुबह सुबह हमने आपके सामने यही बात की थी कि हो सकता है 10,500 बाजार दिखा तो दे, दर्शन करा तो दे, लेकिन दिन भर इसको पार करना, टिकाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज मिहिर सिर्फ एक ही टिक आया 494 का, उसके बाद दिन भर 494 के दिखे नहीं दर्शन। हाँ, लेकिन एक बात और तय हो गई है कि आज 10,400 एक पक्का बेस बन रहा है। मार्केट ने करीब करीब अपने 6 घंटे गुजार दिए हैं और इसने 450 की रेंज को भी नहीं तोड़ा है। तो आज मार्केट का जो व्यू है, जो जी बिजनेस से व्यू रखा मार्केट पे, वो फिर से सटीक साबित हुआ। उम्मीद कर रहे हैं सटीक रणनीति से, इस सटीक विश्लेषण से आपको अच्छा फायदा हो रहा होगा। बिल्कुल। देखिए, आज मार्केट की अच्छी चीज ये है कि दोनों ही तरफ, ऊपर की तरफ अगर इसने 10,500 को नहीं छुआ, उस रेजिस्टेंस ने काम किया, तो नीचे की तरफ भी जो 10,450 है उससे कोई बहुत बड़े गैप के साथ नीचे नहीं फिसला मार्केट। उसने रीजनेबल रिस्पेक्ट किया है इन लेवल्स को, और इन लेवल्स को अगर ये रिस्पेक्ट करेगा, देखिए अगर ये टाइम बिता देता है 10,400 और 10,500 के बीच में, तो आपके पास एक बेस तैयार हो रहा है, वो अगली जिसे लीप कहते हैं वो करने के लिए। और अभी यू नेवर नो, अभी तो बाजार बंद होने में 1 घंटे का वक्त है और 10,480 पर है निफ्टी, तो 20 अंकों का फासला कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसे कवर नहीं किया जा सके। मार्केट के अंदर कुछ एक डेरिवेटिव्स के डाटा भी आप देखिए। पहले 10,500 की कॉल और 10,300 के पुट दिखते हैं। उसके बाद हमने जो पूरा विश्लेषण किया इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप और बेहतर तरीके से जान पाए कि वायदा बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं। पहले जरा 10,500 की कॉल देखते हैं। यहाँ पे आपको 11% का प्रीमियम है। सुबह सुबह जब हमने इस कॉल को डिस्कस कर रहे थे, आपके सामने बात रखी भी थी कि अगर बाजार आज 400 साढ़े 400 की रेंज को संभालता है, आप इस कॉल में धीरे धीरे बाइंग आते हुए देखेंगे। अब बाइंग है, अब शॉर्ट कवरिंग नहीं है, अब खरीदारी है, ये 4% ओपन इंटरेस्ट के साथ। अब जरा 10,300 की पुट दिखाएं, ये एक बेस का काम करेगी। 300 और 400 कुछ भी दिखाया जा सकता है। इसमें आप देखिए प्रीमियम घटता जाएगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ये 10,300 और 400 दोनों की पुटों में यही हो रहा है। ये मार्केट का बेस फॉर्मेशन होने के लिए तैयारी है। ऑप्शंस काफी तक क्लियर पिक्चर दिखा रहा है। अब जरा हमने जो वायदा के कुछ एक पॉइंट्स निकाले हैं, आप जरा वो देखिए। पहली बात, भले ही हमने 10,500 स्पॉट में भी ना पाया हो, लेकिन जनवरी फ्यूचर्स 10,500 के ऊपर है। और ना केवल ऊपर है बल्कि आज दिन भर जनवरी फ्यूचर्स के अंदर 10,500 का लेवल बना रहा। यह एक नोटिसेबल पॉइंट है जो पहली बार हम निफ्टी पे आते हैं। आज बैंकिंग में दोनों ही पोर्शन, सरकारी खेमा और निजी खेमा, कमजोर थे, इसलिए बैंक निफ्टी फ्लैट है। सुबह सुबह एक लौता ऐसा इंडेक्स था जो लाल निशान में था, बाद में काफी कुछ कवर हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो वादा से हमको समझ में आई वो था विक्स, क्योंकि वॉलेटिलिटी सीमित दायरे के अंदर है। आज 25-30 पॉइंट में बाजार चला, विक्स भी सिर्फ 1% गिरा। ये शायद इंडिकेशन आपको ऐसे ही मिलेंगे, आगे भी थोड़ा संभल कर लो वॉल्यूम के साथ कामकाज होगा। और जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वादा से हमको समझ में आ रही है, वो ऑप्शंस का डाटा भी है। 10,500 की कॉल जिसमें हम बता भी रहे थे आपको हल्की खरीदारी है, ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर अभी भी बायस पॉजिटिव है और 10,500 पहला हर्डल है। जी हाँ, बिल्कुल, ये पहला हर्डल हो सकता है, लेकिन साथ ही उम्मीद ये भी करनी चाहिए कि अगर ये टिका रहता है यहाँ पर। और देखिए, एक बार देख लेते हैं जो रूरल थीम, एग्री थीम जिसकी बात हो रही है, उन स्टॉक्स में क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक लॉन्ग लास्टिंग थीम है। कम से कम बजट आने तक तो आपको इस पर नजर रखनी ही चाहिए। और अच्छी चीज ये भी है मार्केट में कि देखिए, चुनाव के नतीजों के बाद ये दूसरा इंडिपेंडेंट सेशन है। तो चुनाव के दिन ऑब्वियसली मार्केट्स पर ट्रेडिंग, लेकिन वो सोमवार को था, आज बुधवार है, और अभी भी मार्केट में वो साइन ऑफ नर्वसनेस देखने को नहीं मिल रही है। तो वो एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए कि द सेंटिमेंट इज ऑन ट्रैक एंड ऑल्सो बुल्स आर ऑन ट्रैक। ये बुल्स ट्रैक में होते हुए दिख रहे हैं। और जब बाजार इस तरह का हो तो एडीएजी के शेयर्स को नहीं भूलना चाहिए। जरा जल्दी से वो भी आपके सामने रखते हैं, फिर आज के मेहमानों से जुड़ेंगे, जानेंगे आज ट्रेड हमको कैसे लेना है। मारुति जैसे हैवी वेट भी आज अच्छा चला है, ये एडीएजी के शेयर्स हैं। इनमें रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर सडन स्पाइक आया पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर और अब 16% ऊपर आ चुका है। रिलायंस कैपिटल की हालत भी कुछ ऐसी है। रिलायंस इंफ्रा भी आप दिखा सकते हैं, उसके अंदर भी हमको एक स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए देखा। तो तीनों शेयर, कैपिटल, कॉम एंड इंफ्रा, एडीएजी के, ये बढ़कर कामकाज करते हुए दिखे। और निफ्टी भी आज माफ कीजिए, आज मारुति ने भी 10,000 का लेवल हमको दिखा दिया है। तो इंपॉर्टेंट है आज जो मार्केट के अंदर एक मूव देखने को मिल रहा है। इस बीच चलिए, बैंकिंग स्टॉक्स की हमने बात की थी और अभी मैं
जब मैंने ये कहा ना कि यू नेवर नो, ट्रेडिंग में 1 घंटा है और निफ्टी 10,500 छू भी सकता है, मेरे मन में यही चल रहा था कि कहीं कोई ऐसी न्यूज नहीं आ जाए कि जिसके चलते ये ड्रैग हो या फिर अटक जाए। कल भी बैंक निफ्टी ही था जो कि बांध कर रख रहा था निफ्टी को, अब आज भी यही हो सकता है। अभी अभी खबर आई है और बड़ी खबर है कि आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया को करेक्टिव एक्शन प्लान में डाला है और इसकी वजह यह है, एक तो जो इनके नेट एनपीए में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है वो, और दूसरा पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो इस बैंक का जो आरओए है यानी रिटर्न ऑन असेट वो नेगेटिव रहा है। तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न है आरबीआई के लिए और इसीलिए आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया को करेक्टिव एक्शन प्लान में इंक्लूड किया है। 4.5% नीचे बैंक ऑफ इंडिया है, बट एक बार देख लेते हैं जो बाकी सरकारी बैंक हैं उनका हाल क्या है और साथ ही निफ्टी बैंक का हाल क्या है। तो देख लेते हैं। इस सूची में डालने से आप देख ही सकते हैं जैसे कि 5% से ज्यादा की गिरावट इस समय बैंक ऑफ इंडिया पर देखने को मिल रही है। बट लेट्स टेक अ लुक एट द स्टैकअप। बाकी पीएसयूज आपकी स्क्रीन पर। एसबीआई आधे % से ज्यादा की गिरावट है, पीएनबी 4.25% नीचे है, बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी नुकसान में और कैनरा बैंक ये भी नुकसान में। क्योंकि देखिए इसमें कंसर्न ये हो जाती है कि आपने आज बैंक ऑफ इंडिया को डाला है इस लिस्ट में, अब इसी तरह का रिकॉर्ड जिन जिन बैंक्स का है, पीएसयू बैंक्स का, कहीं उन पर तो ये खतरा नहीं मंडरा रहा, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है कि इसमें आरबीआई ऐसा नहीं कि एक दिन उठ के सडनली आपको निगरानी की सूची में डाल देती है। इससे पहले बैंक के साथ काफी कम्युनिकेशन होता है और जो आउटलुक है बैंक का कि आगे चल के कितनी इनकी डेट रिकवरी होने वाली है, इनके एसेट्स की क्वालिटी कैसी है, इनके एनपीएस की स्थिति कैसी है, आने वाले 1-2 क्वार्टर में प्रोविजनिंग किस तरह से करना पड़ सकता है, ये सारे पैरामीटर्स के आधार पर यह फैसला लिया जाता है। बिल्कुल, ये शेयर आप देखिए करीब 4.5% नीचे है। पीएनबी तो आज सुबह से सुधरा ही नहीं, 4% की गिरावट जो ओपनिंग में दिखाई वो अभी भी है। बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट, कैनरा ये सभी बैंक करीब 1.5 से 2% और कुछ बैंक तो 4% जैसे पीएनबी एंड बैंक ऑफ इंडिया, इनमें एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है। तो मार्केट के अंदर क्लियर कट प्रेशर है बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से। यहाँ पे पूरी तरह से दबाव बैंक निफ्टी पे हमको बनता दिख रहा है। थोड़ी देर में मेरे साथ हेमंत ठुकराल भी जुड़ेंगे, उनसे बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। जय भी होंगे हमारे साथ अनंतराठी सिक्योरिटी से, मयूरेश जोशी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे ट्रेड बन रहे हैं आज मार्केट के। जरा एक बार गेनर्स भी देख लीजिए मार्केट के, आज टॉप गेनर कौन से थे। आज सुबह जब रिपोर्ट आई ओएनजीसी को लेकर, उसने लीड ली और अभी भी ओएनजीसी डे हाई पे आसपास रुका हुआ है। हिंडाल्को आज गेन अच्छा दे गया, हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी अच्छा मूव आया। ये कुछ एक थीम ऐसी भी है जिसमें आप एग्रो थीम को, ग्रामीण भारत की थीम को भी जोड़ सकते हैं। रैमको सीमेंट, अच्छा एक सीमेंट वाला प्ले आप जरूर देखिएगा, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। रैमको सीमेंट ऊपर है, इंडिया सीमेंट ऊपर है, जेके लक्ष्मी सीमेंट ऊपर है। आज सीमेंट वाली कंपनीज काफी अच्छा चल रही हैं, इस पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा 2 और कंपनियां, एक्साइड और साथ ही साथ अमर राजा बैटरी, इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये भी अच्छे मूवमेंट के साथ आज प्ले करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एचयूएल आज का एफएमसीजी का टॉप गेनर, ये करीब 1.25% ऊपर आ चुका है। इन्फोसिस ने भी आज इंडेक्स को मैनेज करने में काफी योगदान दिया है। हाँ, रिलायंस को छोड़ दिया जाए तो आज ओएनजीसी, एचयूएल, गेल, इन्फोसिस ये कुछ एक ऐसे शेयर्स बने हैं जिन्होंने इंडेक्स को मैनेज करने का बेहतर आज काम किया है। इसके अलावा रियल एस्टेट में डीएलएफ और एचडीएल ने कमान संभाल ली। दोनों शेयर आज डे हाई पे अभी देखने को मिल रहे हैं। आज मिड कैप एफएमसीजी के अंदर मैरिको के अंदर मजबूती आई और इमामी, जो हमने आपको कल रिपोर्ट के जरिए भी बताया था कि इन शेयर के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। पीडीलाइट भी चली है, ये करीब 1% की बढ़त के साथ हमको ट्रेड देखने को मिल रहा है। आप मेरे साथ नताशा शंकर भी जुड़ चुकी हैं यस सिक्योरिटीज से। नताशा, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। बाजार धीरे धीरे कंसोलिडेट करके शायद चलने की तैयारी कर रहा है। आप भी मानते हैं कि 10,500 पार हो जाएगा आज नहीं तो कल? बिल्कुल डिम्पी, हम लोग का यही मानना है कि मार्केट जो है, जो इसमें जो सीजनल सेल ऑफ है वो खत्म हो चुका है एंड नाउ इन द होप्स ऑफ द अर्निंग्स रिकवरी व्हिच इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, वी थिंक द मार्केट्स वुड स्टार्ट ट्रेंडिंग अपवर्ड्स टिक बाय टिक। ठीक है, मेरे साथ मयूरेश भी जुड़ चुके हैं। मयूरेश, आपका व्यू मार्केट्स पे क्या है? बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी मयूरेश से भी बात नहीं हो पा रही, लेकिन ठीक है, आज बैंक निफ्टी एक नोटिस होने वाली बात है। नताशा, आपसे एक व्यू होगा, ये बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा या फिर बैंक निफ्टी को छोड़ के मार्केट 10,500 के ऊपर आ जाएगा? देखिए, बैंक्स तो फॉर्म अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द निफ्टी, तो जब तक कि बैंक्स नहीं चलेंगे तब तक निफ्टी का बहुत ज़्यादा ऊपर जाना जो है वो संभव नहीं है। तो हम लोग को यही मानना है कि एटलीस्ट फ्रॉम द प्राइवेट बैंकिंग साइड वी शुड स्टार्ट सीइंग द बैंक्स स्टार्ट गोइंग अपवर्ड।
ठीक है नताशा का आपको व्यू मिल गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आज हमने संजीव भसीन से बातचीत की थी इंडियन इन्फोलाइन के, वो क्या कह रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स पे, जरा उनकी राय भी सुन लीजिए। बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है उनकी। ONGC and Oil India should be in your portfolio on the back के oil prices are a very big tailwind and साथ में in the upstream I think उनके जो मार्जिन हैं दे शुड स्टार्ट टू क्रिएट ऑन द पॉजिटिव साइड। साथ में जैसे आपको पता है सब्सिडी बर्डन भी काफी रिड्यूस हो गया है, कोई ऐसा है नहीं, तो आई थिंक ONGC ऑन अर्निंग्स फंड कैन एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज। हमारा यहाँ पे रियल एस्टेट स्पेस में 3 ही पिक्स रहे हैं और वो हैं इन दैट ऑर्डर। गोदरेज प्रॉपर्टी जो 290 रुपए से आपके यहाँ रिकमेंड किया है और अब हम कह सकते हैं कि वो इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आपको 1000 रुपए का भाव दिखा देगा। दूसरा है शोभा रियलिटी, अगेन स्टॉक विच वी बीन वेरी बुलिश ऑल द वे फ्रॉम 250 लेवल और हमें लगता है 750 का भाव उस पे। और DLF जो हमारा मनपसंदीदा है आपका, दिवाली पे 172 रुपए का भाव था और अभी भी हमें लगता है रिडक्शन ऑफ डेट, मोनेटाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ इट्स REITs, ये स्टॉक भी आपको 325 का भाव दिखा सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। अभी भी हमें लगता है यहाँ से 20 से 25% अपसाइड एक्साइड में आपको 2018 में मिलना चाहिए। ऑल्सो आप ये लेके चलिए कि लेड प्राइसेस हैव बीन स्पर्टिंग इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स और अब लेड और निकल की जैसे जैसे कूल डाउन आएगा एक्साइड के मार्जिन एक्सपैंड करेंगे। तो IDFC फिट्स द बिल फॉर अ वेरी गुड अपसाइड ऑफ 50% इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इसके अलावा हमें LIC हाउसिंग बहुत पसंद है, इवन दो we are in a yield curve which is slightly rising और cost of funds थोड़े महंगे होंगे, but LIC given its brand franchise हमें लगता है यहाँ पे at 2.5 टाइम प्राइस टू बुक ये 560-65 पे LIC हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है फॉर अ टारगेट ऑफ 725 इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो अगर मैं 3 शेयर पिक करूं तो मेरे को 2018 में बहुत पसंद है। सबसे पहले आएगा औरोबिंदो फार्मा, लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंजेक्टेबल मार्केट, ट्रेडिंग एट 15 टाइम्स और जिसने अभी भी लास्ट क्वार्टर से काफी अच्छा अपना वॉल्यूम फ्रंट पे ग्रोथ दिखाया है। साथ में उसका जो जेनरिक में कैंसर ड्रग की तरफ एक्सपेंशन है, आई थिंक उसमें अप्रूवल्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स कोई भी एक आ गया, दिस स्टॉक कैन बी री रेटेड। Dr. Reddy has been given most clearances on the facility levels और उसके जो न्यू ड्रग लॉन्चेस हैं पोर्टफोलियो के, आई थिंक दे विल ओनली गैदर स्टीम इन द कमिंग क्वार्टर। ऑन अ वैल्यूएशन बेसिस Dr. Reddy आई थिंक ट्रेड्स एट अ वेरी वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन है हिस्टोरिकली, तो हमें लगता है ये शेयर एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। और तीसरा होएगा सन फार्मा, जहां हमें लगता है हलोल का जैसे भी रिकंसिलिएशन आपके पास आएगा, दिस स्टॉक कैन अगेन बी री रेटेड ऑन द बैक कि एज अ पोर्टफोलियो इट इज सीन अ लॉट ऑफ अंडरपिनिंग। बिल्कुल, तो ये वो पिक्स हैं जो आज इंडियन इन्फोलाइन ने हमारे साथ शेयर की हैं। लेकिन हमारे साथ अब जय ठक्कर भी जुड़े हैं और साथ ही मयूरेश जोशी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। जय, पहले तो अब देखिए आज मार्केट का बिहेवियर देखिए। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी पर खबर नेगेटिव है, बैंकिंग स्टॉक्स पर खबर नेगेटिव है। बैंक ऑफ इंडिया जो है उसे RBI ने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद निफ्टी रेजिलियंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। 10,480 के आसपास है ऑन अ डे और ये लगातार दूसरा सेशन है जब निफ्टी बैंक से इसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आपका व्यू क्या है? व्हेन आर वी लुकिंग एट 10,500? गुड आफ्टरनून टू यू मिहिर। वेल मिहिर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ ही जाना चाहिए था। इनके इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में ही 10,500 के ऊपर हमें निफ्टी देखने मिल सकती थी, जस्ट बिकॉज जो आपने जिक्र किया कि बैंकिंग में कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है और जो हिसाब से RBI का बैंक ऑफ इंडिया पे एक नेगेटिव एक जो रिएक्शन है या तो खबर जो भी आई उसके कारण थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के कारण हमें जो सपोर्ट नहीं देखने मिला निफ्टी में, दैट्स द रीजन हम 10,500 के नीचे बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं सॉफ्ट नाउ। अदरवाइज तो डेफिनेटली निफ्टी 10,500 के ऊपर था ही, जो हिसाब से पहले भी पुट राइटिंग अच्छी हुई और कल के ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट 10,400 पे एक अच्छा एडिशन हुआ सरप्राइजिंगली 10,500 निकलने के पहले भी। आई थिंक दैट इज क्वाइट क्लियर दैट के बुल्स आर डेफिनेटली इन मच मोर कमांड और काफी कॉन्फिडेंस है कि जब तक 10,400 अब तो नहीं ब्रेक होते मिहिर, तब तक तो प्रोबेबिलिटी पूरी है कि 10,500 के लेवल्स हमें निकलते हुए नजर आएंगे। और जैसे कुछ समय पहले आप और डीपी डिस्कस कर भी रहे थे कि फ्यूचर्स में या तो नेक्स्ट जो सीरीज है उसके तो ऑलरेडी फ्यूचर्स हमें देखने मिल ही रहे 10,500 के ऊपर। आई थिंक दैट क्लियरली शोज कि बुल्स आर इन कमांड। मेरे जो टारगेट्स है मीर वो इमीडिएट बेसिस पे 540 के है। 540 के ऊपर अगर हमें ट्रेड करते हुए नजर आता है निफ्टी एंड इफ इट सस्टेन, तो मैं कहूंगा 10,600-700 नहीं, सीधा 10,800 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। ठीक है।
10,800 तक आ जाएंगे। आज सुबह से वैसे भी 10,500 के ऊपर तो है निफ्टी जैन फ्यूचर्स, तो ये भी एक नोटिसेबल पॉइंट था। खैर कुछ एक और शेयर्स जो अभी अभी चले हैं, जरा एक बार वो देख लीजिए आप। एक तो महिंद्रा CEI, ये शेयर देखिए 2-2.5% ऊपर है, अभी अभी चला है ये शेयर और वेरी गुड वॉल्यूम के साथ। एक है NCC लिमिटेड, ये शेयर भी करीब 2% ऊपर है। और साथ ही एक और शेयर मैं आपके सामने रखता हूं, वो है बिरला कॉर्पोरेशन, ये शेयर भी 2 से 2.5% ऊपर आ चुका है। सुज़लोन भी एक बार आप देख सकते हैं 4% तक की मजबूती के साथ, ये भी डी-हाई पे है। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जिन्होंने अभी अभी दम भरा है। बिल्कुल, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। आप कैश में इस समय सबसे ज्यादा तेजी जिन स्टॉक्स पर है उससे अगर आप देखेंगे तो एक तो MTNL है, ये करीब 20% ऊपर है और आज मोमेंटम में रहा है ठीक ठाक। हिलकॉन इंजीनियरिंग और शांति गियर्स, ये दो काउंटर्स हैं जो कि चल रहे हैं। 16-17% की तेजी है यहाँ पर। VIP क्लोथिंग आज भी अच्छा मोमेंटम 14% ऊपर है और साथ ही हेस्टर बायोसाइंसेस ये करीब 12% ऊपर इस समय चल रहा है। हमारे साथ अब हेमंत ठुकराल भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेमंत, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ हेमंत, ये एक्चुअली कल तक लग रहा था कि शायद 10,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, लेकिन जो इस समय मार्केट का बिहेवियर है उसे अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि बुल्स आर इचिंग टू गो पास दैट लेवल और उसके बियॉन्ड किसी लेवल पर जाकर वो बैठने के इंतजार में है, लेकिन वो मौका मिल नहीं पा रहा है। आज भी 5-6 पॉइंट से चूक गए वो मौका, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से मीर, हमने जो कल भी डिस्कस किया था, आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स विल गिव यू मोर मोमेंटम देन निफ्टी। मुझे अभी भी लगता है कि निफ्टी 10,500, 550, ये जो 50 पॉइंट का जोन है, ये बहुत बड़ा कंजेशन बन के रहेगा इस सीरीज के लिए। तो इवन ए मोमेंट्री हम क्रॉस भी करें तो मुझे नहीं लगता कि हम एक एक्सपायरी बेसिस वी विल बी एबल टू सस्टेन, प्रोवाइडेड हम 10,500 की कॉल में अनवाइंडिंग देखें। कल अगर आप देखें तो 10 लाख शेयर अनवाइंड हुए थे, आज सुबह से एडिशन है और वो एडिशन अपनी जगह पे कायम है। तो मुझे वो कंफर्ट नहीं दे रहा है कि बाजार में एक बहुत बड़ी रैली की कोई तैयारी हो रही हो। कंसोलिडेशन है विच इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि 10,400 का लेवल भी अब होल्ड करा रहे हैं पुट राइटर्स। तो अगर एक्सपायरी में मुझे नहीं लगता हम 10,350 के नीचे जाएंगे। तो मेरी रेंज अभी भी 10,350 से 10,550 से ऊपर मुझे नहीं लग रहा है। बट इंडिविजुअल स्टॉक्स आई फील दे विल गिव यू मच मोर मोमेंटम। सो मैं निफ्टी को थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में रखूंगा और ये चीज आपको बैंक निफ्टी में भी नजर आएगी मीर, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी 26,000 पे कॉल राइटर बिल्कुल डटा हुआ है और 25,500 में पुट राइटर है। तो वो भी 500 पॉइंट की ही रेंज की अभी हिंट दे रहा है। बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो है ही। कल हम अंतिम बाजी में ही ITI और MTNL चले थे मयूरेश, इन दोनों कंपनीज में कुछ हो रहा है क्या MTNL और ITI के अंदर? क्योंकि 20 रुपए का MTNL एकाएक 25 हो गया। ये ऐसे कई बार कर चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, लेकिन इस तरह के मूव जब मिस होते हैं ना तब डाउट होता है यार हमने इस शेयर को लिया क्यों नहीं था। तो 20 रुपए का शेयर था, ज्यादा सारा क्या होता 18 रुपए का ना, 2 रुपए का लगा देते स्टॉप लॉस, मिल जाते पैसे। ये मिस वाली फीलिंग है ना, इसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। क्या किया जाए MTNL और ITI के अंदर? डिम्पी, आफ्टरनून। आई थिंक मुंबई दिल्ली में रहने के बावजूद आई थिंक जो टेलीफोन लाइनें हम MTNL के यूज टू थे, आई थिंक कोई भी यूज़ नहीं करता है आज की तारीख में। आई थिंक सब मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो कोर फंडामेंटल्स और फंडामेंटल एनालिस्ट को आप पूछेंगे तो आई थिंक जैसे बैलेंस शीट डायनामिक्स, एम्प्लॉई एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल बॉटम लाइन पे शो नहीं करते। बट आई थिंक इट्स दिस सेंटिमेंटल न्यूज़ दैट कीप ऑन कमिंग फॉर द स्टॉक। इनकी जो लैंड बैंक है, इसके साथ अगर कुछ सरकार कर सकती है वैल्यू अनलॉक वगैरह, तो आई थिंक उसमें काफ़ी वैल्यू हो सकती है इन टर्म्स ऑफ अनलॉकिंग ऑफ land even at the current juncture. But उस पे कॉल लेना at this point of time is very speculative in nature. So I think I'll pass on this as a very trading move kind of a thing. Fundamentals I think कंपनी पे काफ़ी वीक है और वीक रहेंगे। इस बीच MTNL के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसका सर्किट पे भी पहुंच गया है शेयर, लेकिन हाँ फंडामेंटली स्टोरी के साथ कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। एक थ्योरी जो पिछले 1 साल से चल रही है कि इनकी जमीनें बिकेंगी, अपने आप में टर्न अराउंड होगा, वो अभी भी वैसा ही दिख रहा है। इसलिए पिछले 1 साल में पूरी की पूरी ब्रैकेट है, लेकिन हर दिन कुछ खबरें आती हैं, खबरें आने से शेयर हिलते डुलते हैं। आज कौन सी खबरें आई, कौन से शेयर चले, बताने के लिए पूजा हमारे साथ है। बताएं पूजा। पूजा, चलिए आपके पास आते हैं, लौट कर आते हैं आपके पास, लेकिन एक बार देखते हैं मिड कैप के जो एक्शन वाले काउंटर्स हैं। और ये जो हेमंत ने बात की, आपको याद होगा कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और इसका एक एग्जांपल है आज के लिए विद कॉशन, वो है ADAG ग्रुप के स्टॉक्स। आप रिलायंस कम्युनिकेशन को देखिए,
ये जिस तरह से चल रहा है आज 24% 24% ऊपर, 16 रुपए के ऊपर। रामको सीमेंट्स ये है 12% ऊपर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 6%, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डीएलएफ, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा। हेमंत एक बात बताइए, ये एडीएजी ग्रुप की जो तेजी है इसमें थोड़ा हल्का होना चाहिए क्या? देखिए, अगर हम बात करें बिकॉज वी आर अप्रोचिंग एक्सपायरी, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा और मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी शॉर्ट्स बहुत है मीर। तो अगर आप देखें कि बाजार में आज कौन सी स्क्रिप्ट्स बढ़ी हैं जिनमें बहुत हाई बीटा स्पेस जिसको हम बोलते हैं, अदानी ग्रुप आप थोड़ा सा मिस कर गए, उसमें भी बहुत ज्यादा मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस कैपिटल विल हैव अनदर राउंड ऑफ 15-16 रुपीज, 460 के आसपास में हल्का होने की सलाह दूंगा। उसी तरह से रिलायंस इंफ्रा, मुझे ऐसे लगता है अभी भी 2-3% का मूव आ सकता है। जो मुझे हैरानी हुई है वो है आरकॉम, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ बिग मूव इन आरकॉम, तो वो मैं थोड़ा अभी अवॉइड करने की कंप्लीटली सलाह दूंगा। ठीक है, आरकॉम को तो अवॉइड किया जाए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है एडीएजी के, उस पर ध्यान रखा जा सकता है। अब जरा पूजा से जान लेते हैं आज के खबरों वाले शेयर कौन से हैं, बताएं पूजा। बताएं पूजा, आवाज आ रही है आपको? जी आज बाजार के मार्केट के दौरान ही काफी सारे बड़ी कंपनीज के में काफी बड़े न्यूज डेवलपमेंट भी होते हुए नजर आए हैं। एचडीएफसी बैंक का पहले खबर ले लेते हैं। बोर्ड ने 24,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है और करीब 8,500 करोड़ प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए जुटाएगी कंपनी, और एचडीएफसी के फाउंडर को जारी करेगी प्रेफरेंशियल शेयर्स, और क्यूआईपी और एडीआर के जरिए बाकी के जो 15,000 करोड़ हैं वो जुटाएगी। तो एचडीएफसी बैंक में एक बड़ा डेवलपमेंट होते हुए नजर आया। भारती एयरटेल ये भी आज फोकस में थी। सब्सिडरी में टीटीएमएल के मर्जर को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है और भारतीय हेक्साकॉम के साथ कंपनी की एक और सब्सिडरी है, भारतीय हेक्साकॉम के साथ उसके कंपनी का मर्जर किया जाएगा। तो ये कंपनी भी आज फोकस में थी। इसके अलावा यूनिटेक, ये आज फिर से खबरों में है। यूनिटेक के मामले में एक और डेवलपमेंट निकल कर आया है। मामले की सुनवाई अब अनिश्चित काल तक टाल दी है एनसीएलटी ने, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा यूनिटेक के मामले में। और ये खबर के आने के बाद अच्छी तेजी यूनिटेक के शेयर में देखने को मिली है। दूसरा शेयर था स्ट्राइड शासन का। यहाँ पर खबर थी कि दक्षिण अफ्रीका की कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीदने की योजना है और ट्रिनिटी फार्मा का करीब 55% हिस्सा 27.4 करोड़ में खरीदेगी, और इसका जो एक्विजिशन होगा उसके जरिए कंपनी के पाइपलाइन में जो करीब 110 प्रोडक्ट हैं उस पर भी एक्सेस मिल जाएगा स्ट्राइड शासन का। तो ये भी आज खबरों में था और इस खबर के आने के बाद इस शेयर में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा आभर राजा, यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ है। चित्तूर प्लांट से प्रोडक्शन अब कंपनी ने शुरू कर दिया है। 2 व्हीलर बैटरीज का जो प्रोडक्शन है वो कंपनी ने शुरू कर दिया, उसका एक्सपेंशन किया है। करीब 700 करोड़ का निवेश किया गया है इस प्लांट में और अपनी जो एक्सपेंशन कैपेसिटी थी वो भी बढ़ा दी है, जिसके चलते ये शेयर भी आज फोकस में था। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स है। अमर राजा बैटरी तो वैसे भी हम आपको सुबह से भी नोटिस करवा रहे थे कि शेयर पर ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर पहले जब संजीव की आप कॉल्स देख भी रहे थे ना, उसमें भी आपको अमर राजा बैटरी जरूर दिखा होगा। ये 4% ऊपर है, लेकिन एक क्लासिकल सेगमेंट है, वो है एजुकेशन का। जैसी बजट का नाम सुनने और सुनाई देता है, एजुकेशन शेयर में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि शेयर चलने लगते हैं। मयूरेश, करना क्या चाहिए एजुकेशन शेयर्स के अंदर? खरीद ही लेना इनमें तो, क्योंकि ठीक है भले ही रीजनिंग कुछ भी हो, लेकिन बजट से पहले एजुकेशन वाले शेयर एक पॉकेट पैसा तो बना के देता ही है। नहीं, बिल्कुल देते हैं, और अगर हिस्ट्री रिपीट हो तो येस, आई थिंक इसमें काफ़ी इम्पटस आ सकता है, बोथ फ्रॉम अ बजट पर्सपेक्टिव एज वेल एज जो एलोकेशन होता है टुवर्ड्स इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री रिलेटेड डायनामिक्स। तो येस, आई थिंक जो एजुकेशन रिलेटेड शेयर्स एज रन अप टू अ बजट, बिल्कुल उसमें जो तेज़ी देख रहे हैं शायद उसमें वो तेज़ी बरकरार है। ठीक है, इसमें कुछ तेजी रह सकती है। एक और सेगमेंट है यूनाइटेड स्पिरिट्स या कुछ लिकर्स के शेयर्स, ये भी अच्छा चल रहे हैं। यूबीएल भी आज अच्छा खुला था। नताशा, कुछ फंडामेंटली इसमें चेंजेस हो रहे हैं क्या? ये शेयर्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आज भी आप देखिए ग्लोबल स्पिरिट 3% ऊपर है, रवि कुमार डिस्टिलरीज 5, सोम डिस्टिलरीज करीब 5, ये सभी शेयर ऊपर है आज तो। अगर आप कंजम्पशन स्टोरी देखिए, एज वेल एज द फैक्ट दैट इफ यू बिलीव इन द अर्बनाइजेशन ऑफ द कंट्री व्हिच इज एक्चुअली पिक्ड अप ट्रैक्शन, उसका बेनिफिट जो है ये सारे ही लिकर कंपनीज को मिलना चाहिए। विद इन द स्पेस वी प्रेफर यूनाइटेड स्पिरिट्स ओवरऑल एल्स। बिल्कुल।
चलिए इस बीच 10,484 पर निफ्टी और सेंसेक्स 39,900 पर। ब्रेथ एक बार देख लेते हैं मार्केट की, इस समय झुकाव किस तरफ है, और उसके बाद देखेंगे वॉल्यूम्स के क्या हाल है, और साथ ही इंटरनेशनल क्यूज भी देख लेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस समय जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है मार्केट का उससे। तो उस फ्रंट पर अगर हम देखें तो इस समय जो स्थिति है मार्केट की, बीएसई पर करीब 1700 काउंटर्स हैं जो बढ़त के साथ है, एनएसई पर 1100 काउंटर्स बढ़त के साथ हैं, और दोनों ही इंडाइसिस पर स्पेशली एनएसई पर जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या डबल से भी ज्यादा है। इंडेक्स में ऑब्वियसली थोड़ा जो स्प्रेड है वो ज्यादा इवन है। तो निफ्टी पर 21 काउंटर्स हैं जो बढ़त के साथ है, तो 29 काउंटर्स बढ़त के साथ है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 21। लेकिन आज भी कारोबार 2 लाख करोड़ के नीचे, लेकिन दिन खत्म होते होते शायद 2 लाख करोड़ को पार कर जाएगा आंकड़ा। ह्यूज वॉल्यूम्स नहीं है। अब इंटरनेशनल सेटअप देख लेते हैं। आज जिस तरह के क्यूज के साथ हमने ओपन किया था ना, उसमें कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिंग फैक्टर नहीं था मार्केट के पास, लेकिन इसके बावजूद इसने कोशिश की और सुबह एक बार के लिए तो नया हाई बनाया। इस समय भी न्यूट्रल हैं जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो, चाहे आप यूरोपियन मार्केट्स को देखिए या फिर यूएस फ्यूचर्स को भी अगर आप देखें तो वहां से संकेत बहुत ज्यादा बढ़त के तो नहीं है, लेकिन हाँ डाउ जोन्स जो है वो 25,000 के लेवल के काफी करीब है, और ये टेक्निकली भी एक ट्रिगर साबित हो सकता है सारे ही इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। नैस्डैक पर भी रुझान ठीक देखने को मिल रहा है। अब समित अगर डाउ वाकई 25,000 क्रॉस करता है और फिर ये जो कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती वो हो जाती है जो उसे रिव्यू करने की रिकमेंडेशन की गई है उसके बाद, तो ये ग्लोबल रैली को फर्दर फ्यूल कर सकता है क्या? समित सर इस बीच लगता है उनसे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ एक मार्केट का मोमेंटम में आप वापस एक बार लौट आते हैं। अभी बात करेंगे यूएस मार्केट्स के वापस लौट पे, लेकिन आरकॉम के अंदर इस बार जोरदार तेजी है, जैसे हमको आज भी अभी बता भी रहे थे कि इसके अंदर एक मूव देखने को मिल रहा है। एक और शेयर है टाटा एलेक्सी, अभी थोड़ी पहले महिर हमने ये आज के सौदा में दिया है, ये 965 का तो हो चुका है। एक बार मिस्टर ठुकराल आप इस शेयर को देखेंगे जरा, टाटा एलेक्सी को, ये डे हाई पे आ गया 0.3% ऊपर। ये आज की क्लोजिंग और कल की ओपनिंग का एक प्ले बन सकता है, बीटीएसटी करके जाएं। जी बिल्कुल बन सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपना जो रीसेंट आई वुड से एक रेजिस्टेंस था 958 का, उसको पार किया है, तो मेरे ख्याल से बीटीएसटी के लिए अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि 980 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आई वुड बी बाइंग एंड कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 958। 6 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है। देखिए महेश, जैसे भी अभी मिहिर भी कह रहे थे कि अगर यूएस मार्केट में जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जो 35 से 20% का टैक्सेशन किया जा रहा है, ये बढ़ेगा आगे, तो इसको अब इंडिया कनेक्शन भी तो है ना, इंडिया को भी इससे अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि यूएस मार्केट से हम कनेक्टेड भी हैं, बिजनेस भी अच्छा आएगा। इसमें दो पहलू है। पहली बात आई थिंक अगर टैक्स रेट कट्स जो प्रेजेंट स्थिति में वो पास होते हैं तो बिल्कुल आई थिंक एक एक्सेलरेटेड मूव हो सकती है, बिकॉज ओवर हीटिंग होने के कारण फेड रेट हाइक्स थोड़े जल्दी ज़्यादा हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो 3 हाइक्स है दे कैन हैपन इन अ फास्टर पेस। इसकी वजह से आई थिंक जो डॉलर स्ट्रेंथनिंग होगी उसमें से जो आउटफ्लो आ सकता है स्पेसिफिकली टुवर्ड्स यूएस मार्केट्स, और जैसे स्प्रेड्स कम होंगे यूएस 10 ईयर और इंडियन 10 ईयर के, वहाँ पे थोड़ा करेंसी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। क्या रीएडजस्टमेंट होते हैं इक्विटी फ्लोज कंपेयर टू डेट फ्लोज एंड एडजस्टिंग दैट अगेंस्ट द डॉलर मूवमेंट, थोड़ी मुश्किल लग रही है। आई थिंक थोड़े फ्लोज जा सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आई थिंक डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे मार्केट्स के लिए, एंड दैट विल लेंड सपोर्ट टू द मार्केट्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज एक्सोडस टुवर्ड्स द डॉलर एटलीस्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। थोड़े बिल्कुल जा सकते हैं, बट डोमेस्टिक लिक्विडिटी उसको ऑफसेट बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, यूएस मार्केट में तेजी आ सकती है, लेकिन मीर बार बार नजर आ रही है एडीएजी के रिलायंस कम्युनिकेशन पे 35% हो गया। नहीं देखिए, लेकिन ये इसके साथ दिक्कत ही है ना, ये 35% भी होता है और नीचे भी हो सकता है 15-20% कई बार, लेकिन हाँ 35% की तेजी देखिए। बात करते करते पिछले 5 मिनट में अगर आप देखें तो जिस तरह का ट्रैक्शन, और एक बार सारे एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स को आप दिखाइए, वहां पर जो रुझान इस समय देखने को मिल रहा है, आप रिलायंस नेवल एंड डिफेंस को देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा रुझान है। रिलायंस निपॉन 3.25%, रिलायंस कैपिटल 8.25%, सभी पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्सपायरी भी नजदीक है, भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें नताशा, रिलायंस कैपिटल, इस पर आपका व्यू क्या है? बिकॉज यू नो ये एडीजी ग्रुप की उन चंद कंपनीज में से एक है जहां पर फंडामेंटली अभी भी लोग कंफर्टेबल भी हैं और वो उनके व्यूज में, रिकमेंडेशंस में दिखता है, बट विद अ राइडर।
देखिए, आई थिंक वी ऑल्सो वुड कंकर विद दैट व्यू, क्योंकि वाइल वी डू अग्री कि जो फंडामेंटल्स हैं उसके रिलेटिवली बेटर हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप कंपनीज, लेकिन द फैक्ट दैट द शेयर्स हैव बीन हेल्ड एज कोलैटरल अगेंस्ट आरकॉम्स लोन, आई एम सॉरी, दैट इज अ बिग रिस्क टू द कंपनी. तो जब तक आरकॉम की जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, तब तक वी वुड प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम इट. रिलायंस कम्युनिकेशन एक बार फिर से बताता हूँ आपको, हमें 45% हो गया ये बात करते करते. 44-45%. भाई कोई तो सर्किट लगाओ इसमें. नहीं, अब इसमें हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते. 35% में भी आप नहीं ले सकते. कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? हेमंत, देखिए मीर, मैं अभी वही देख रहा था कि मैंने आपसे कहा कि 460 तक रिलायंस कैपिटल जाना चाहिए और अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और 460 भी पार कर गया है. तो बेसिकली एज आई सेड कि ये सरप्राइज मूव जरूर है और मुझे ऐसे लगता है कि आरकॉम, हालांकि टेक्निकली अगर मैं चार्ट्स देखूं तो एक वो लालच या जिसको कहते हैं टेम्पटेशन आ रहा है कि शायद स्टॉक 19 रुपीज तक भी जा सकता है. But definitely, I think better is to remain with Reliance Capital. If it cross 460, now it can touch 475 also. I will still avoid Arcom because काफी volatile हो सकता है स्टॉक. बिल्कुल, लेकिन ये जो आपने बात कही ना 19 की, हेमंत, इनफैक्ट डिम्पी आपका डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, इसकी 20 रुपए की कॉल में 700% का जंप है. बिल्कुल सर, बिल्कुल 700% का जंप है. और मैं आपको बताऊं, इसकी जो 20 रुपए की कॉल है, अब उसमें 700 के अलावा 2100% तक का भी जंप आ गया है. मतलब ये 20, ये बात करते करते में, क्योंकि शेयर इतनी तेजी से चल रहा है, अब 2100% का रिटर्न है. मैं से आज मैं पैसे में भी बता दूं, आज ये सिर्फ 5 पैसे की कॉल थी. ये 220 रुपए की स्ट्राइक की कॉल दिसंबर की खत्म हो रही है. अब इसका हाई ₹1.45 बना और अब ₹1.10 भी. 2100% का रिटर्न है. आप 5 पैसे लगा के आज ₹1 ले आइए. वो मिला किसको होगा, ये बड़ा पता सवाल है स्ट्रीट पे. लेकिन हाँ, आज इस ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. और जैसे हेमंत ने कहा कि आपको अगर लालच हो भी रहा है तो थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए यहाँ पर. खैर, कुछ और स्टॉक्स को भी देखते हैं. अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात की थी हेमंत ने, उसके अलावा देखते हैं आज महिंद्रा सीआई पर अच्छा रुझान हमने देखा. एमएनएम पर कल अच्छा रुझान था. आज हालांकि ऑब्वियसली थोड़ा लिमिटेड दायरे में है, लेकिन जिस स्टॉक पर अभी तक बात करना बाकी है वो है मारुति. और मारुति में रुझान कल जिस तरह का था, उसके बाद आज भी इस काउंटर ने ब्रीदर तो जरूर लिया है. लेकिन अभी जैसे कुछ समय पहले हमने संजीव की भी कॉल सुनी थी कि ये 12,000 रुपए तक की तो ट्रैजेक्टरी मारुति में दिख ही रही है. तो इन दैट केस मयूरेश, आप एंटर तो खैर अभी भी कर ही सकते हैं मारुति में, लेकिन इंतजार कितना लंबा हो सकता है इस काउंटर पर कि ये एक्चुअली 11-12 हजार तक के लेवल्स तक निकले? नहीं, मूव अनप्रेसिडेंटेड है मिहिर जी. और मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे इसके नंबर्स आ रहे हैं और जैसे मार्केट लीडरशिप पोजीशन है अक्रॉस वेरिएंट्स, एंट्री लेवल हो, स्मॉल कार्स हो या इवन सेडान लेवल हो, आई थिंक काफ़ी बेनिफिट हो सकता है. विटारा ब्रेजा की भी जो डिस्काउंटिंग हम शायद देख रहे हैं दिसंबर क्वार्टर में, विद प्राइस इंक्रीजेस बोथ पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स पे, आई थिंक ये अच्छी खासी आई थिंक रियलाइजेशन ग्रोथ भी कंपनी पोस्ट कर सकती है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स. जैसे गुजरात प्लांट मूव करेगा फ्यूल यूटिलाइजेशन लेवल पे और एसेट स्वेटिंग होगी, तो उसका लेवरेज भी बैलेंस शीट पे आना चाहिए. और जो मार्जिन है, आई थिंक द कंपनी कैन मेंटेन दिस मार्जिन इवन इन अ सिनेरियो ऑफ हाई इनपुट कॉस्ट सिनेरियो. तो आई थिंक ये पास थ्रू आना बहुत लाजमी है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई लाइक्ड ओवर द पास्ट. अभी भी मुझे काफ़ी पसंद है. क्लियर डिस्क्लेमर फंड में है, तो डिक्लाइंस की राह देके एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप इन्वेस्ट कर सको इस स्टॉक में, तो आई थिंक एक बेहतर रणनीति होगी. आई थिंक लॉन्ग टर्म टारगेट्स यहाँ से भी आई थिंक काफ़ी ऊपर आ सकते हैं. लेकिन आज रियल एस्टेट 2 ऐसे और फ्यूचर्स भी थे जो अच्छे चले हैं. एक तो HDIL और दूसरा DLF. एक बार हेमंत इसका डाटा भी आप चेक कीजिए. HDIL और DLF दोनों में क्या करना चाहिए? ये शुरुआत हुई है या फिर अभी ये फ्यूज हो जाएंगे वापस, DLF और HDIL? देखिए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा डिम्पी 250 के आसपास से, क्योंकि 250 के कॉल राइटर्स अभी भी डटे हुए हैं. मेरे को नहीं शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं वो. बट इन एनी केस, गुड पॉइंट इन DLF इज दैट इट हैज मैनेज टू क्रॉस 235. तो मेरे हिसाब से आफ्टर कंसोलिडेशन इट शुड ट्राई टू रिकॉन्कर 255-260 लेवल्स. बट थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगा जब तक 250 क्रॉस नहीं करता.
सेम विद HDIL। अगर आप HDIL का भी डेटा देखें तो 60 के कॉल राइटर्स बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। सो आई हैव अ फीलिंग दैट अराउंड 57-50 थोड़ा सा आपको प्रॉफिट टेकिंग मिलेगा। आउट ऑफ द टू आई स्टिल प्रेफर DLF। आप DLF थोड़ा सा भी नीचे आए आप जरूर लीजिए। ठीक है, आज ADAG के शेयर, DLF, HDIL मोमेंटम जोरदार है। मोमेंटम है, लेकिन निफ्टी को देखिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फाइनल बेट के पहले निफ्टी में फिलहाल 14 अंकों की गिरावट है और ये फिर से एक बार 10,450 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो दिन का लो है उसके आसपास। और सेंसेक्स 38 पॉइंट नीचे है 33,798 के लेवल पर। तो क्लोज हो सकता है 10,450 के ऊपर हो जाए। और देखते हैं कि तब तक के लिए कोई बेट अगर है तो वो कौन सी है फाइनल बेट। रजत बताइए। आज का स्टॉक बताने से पहले कल का स्टॉक 20% की कमाई पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में भारत गियर्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव था। इनफैक्ट जो गियर सेगमेंट है, जैसे आज जी बिजनेस पे शांति गियर्स की चर्चा हुई थी, उस स्टॉक में अच्छी तेजी बनी। 12 बजे के सेगमेंट में आपको बताया गया था। तो भारत गियर, शांति गियर दोनों ही आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन आज जो स्टॉक है वो आईटी क्षेत्र से है, छोटी आईटी कंपनी है सैक्सॉफ्ट, इसमें आपको नजर रखनी है। देखिए जो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी स्पेस है ये फिर से तेज हो चला है और हो सकता है यहां से एक अच्छा रिटर्न सैक्सॉफ्ट में बनता हुआ नजर आए। अभी तक उतनी स्ट्रांग तेजी नहीं बनी है, लेकिन आप आर्ली चार्ट्स या फिर अगर 10 मिनट चार्ट्स पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। लगभग 228 से 231 की एक जोन जिसको इसको ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी तेजी का कंप्लीट सेटअप है। ये भी बता दूं आज वॉल्यूम्स शानदार हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, और पिछले 5 सत्रों में डिलीवरी वॉल्यूम्स भी लगभग 68% के आसपास के थे। आज जो वॉल्यूम्स हैं वो 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा है। तो यहां से तेजी बढ़ी तो अपने स्विंग हाइस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। 242 से 245 के रेंज पे अपने टारगेट सेट करें और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। सैक्सॉफ्ट में कमाई हो सकती है और मिड कैप आईटी स्टॉक्स वैसे ही बाजार पे पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, इस शेयर पे ध्यान रखें। 245 रुपए तक का टारगेट है और 230 का एक स्टॉप लॉस जरूर आप रखें। अब तो खैर टारगेट के बेहद करीब है, चाहे तो स्टॉप लॉस अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं। 6.5% ऊपर और बात करने में ये DIP भी आ गया है। खैर आज अगर आप निफ्टी की या फिर गैर निफ्टी के शेयर्स देखेंगे ना तो सबसे ऊपर आपको ADAG के ही शेयर्स दिखेंगे। आरकॉम, आर नेवल, रिलायंस कैपिटल, पावर, इंफ्रा, यही शेयर्स हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं शेयर्स वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वह क्रॉम्पटन, वो है रेलीगेयर। आज एक एडलवाइस की एक डील भी हुई है, इसका रेलीगेयर और एडलवाइस दोनों पे अच्छा मूव है। सीमेंट की कंपनियां, JK लक्ष्मी सीमेंट, DLF जिसके बारे में चर्चा हुई, एक PVR भी अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, 4% ऊपर है। नताशा, ये PVR पे आपका बाय क्या है? बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे? आपका व्यू क्या है इस पे? ये दोनों ही कंपनी जो है PVR एज वेल एज आइनॉक्स लीजर, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए विद द बेटर कंटेंट दैट वी हैव सीन इन द कमिंग मंथ्स एंड व्हिच इज एक्सपेक्टेड इन दिसंबर एज वेल। तो उसको देखते हुए दोनों ही कंपनीज को जो उनकी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस रेवेन्यूज हैं उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एंड ऑल्सो विद द वे द कंसोलिडेशन हैज हैपेंड इन द सेक्टर, उसकी वजह से जो उनके एवरेज टिकट प्राइसेस हैं उसमें भी एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। एडवर्टाइजिंग रेट्स टू हैव इम्प्रूव्ड। तो ओवरऑल वी आर पॉजिटिव ऑन द एंटायर सेक्टर। इन टर्म्स ऑफ द पेकिंग ऑर्डर वी प्रेफर आइनॉक्स लीजर ओवर PVR, बट वी आर पॉजिटिव ऑन द सेक्टर। जय, जरा वरुण बेवरेजेस देखिए और गायत्री प्रोजेक्ट्स, इन दोनों के अंदर अच्छा मूव आया है। इन दोनों में क्या करना चाहिए? वरुण बेवरेजेस 3% ऊपर आ गया और गायत्री प्रोजेक्ट्स के अंदर भी सडन मूव है एक। वेल ओवरऑल डिम्पी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वरुण बेवरेजेस काफी अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से ये स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है इसमें। और मैं मानता हूँ इसमें कि 545 के ऊपर अगर वरुण बेवरेजेस सस्टेन करता है, देन आई थिंक डिम्पी एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। तो उसके ऊपर लगभग हमें और कम से कम 50 से 60 पॉइंट की मूव देखने मिल सकेगी। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 545 के ऊपर 50-60 मीन्स 600 के करीब जा सकता है ये स्टॉक। ज्यादा गायत्री प्रोजेक्ट का सवाल है। आई थिंक ये स्टॉक में भी एक अच्छा मूव हमें ऑलरेडी देखने मिला है डिम्पी। और ओवरऑल अगर गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि गायत्री प्रोजेक्ट में यहाँ से भी एक अच्छा मूव हमें देखने मिल सकता है। ये स्टॉक एक ट्रेडिंग बेट तो नहीं रहेगी, बट एक बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी इसमें रखें, बिकॉज काफी नॉइज है, काफी डिस्टॉर्टेड चार्ट है इसके। 3-4 दिन ऊपर और 3-4 दिन नीचे रहता है ये स्टॉक। बट जो हिसाब से एक चैनलाइज मूव देखने मिला है वो देख के लग रहा है करीबन 248 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड दिस स्टॉक हैज अ गुड सपोर्ट एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 205। मीर, आज बुधवार तो हो चुका है, बृहस्पतिवार, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली, फिर फ्राइडे है।
अगर मार्केट को इसी रेंज में ही रहना है, 500 को जल्दबाजी में तोड़ना नहीं है, कंसोलिडेट करना है, ये इस तरह के मूव दिखेंगे जैसे आज एडीएजी में दिख रहा है। कल हो सकता है उठ के सारी स्टील कंपनी एकदम से चलने लग जाए, हो सकता है उसके बाद सारे के सारे छोटी रियल एस्टेट कंपनी ऊपर आ जाए। ये मूव इसी चर्निंग होगा, ये जब तक हम 10,500 को नहीं तोड़ते एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग वापस नहीं मिलती हमको। देखिए पॉकेट्स में देखने को मिलेगी और इसीलिए आई थिंक जो एडीएजी का आज एडीएजी में जो एक्शन है उसे हम एक्स्ट्रापोलेट करके बाकी पॉकेट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एडीएजी देखिए एक यूनिक केस है फिलहाल, जिस तरह का माहौल है उसमें और जिस तरह के शॉर्ट्स अक्सर वहां पर बिल्डअप देखने को मिलता है हर एक सीरीज में, तो वो आप अगर पैटर्न देखेंगे ना तो टुवर्ड्स क्लोजिंग यानी सीरीज जब खत्म होने वाली होती है, एक्सपायर होने वाली होती है, उसके आसपास एबनॉर्मल बिहेवियर होना शुरू हो जाता है एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स में। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मार्केट अगर इन लेवल्स के आसपास टिका रहता है तो एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक रहने वाला है टिल यू हैव दैट बिग बैंग बजट रैली बिल्डिंग अप, और वो शायद होना शुरू होगा जनवरी फर्स्ट वीक के बाद। तो तब तक के लिए मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा और वहीं पर पैसा भी बनेगा। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स हैं जिसमें आप देखिए ट्रेंड, अब जैसे 3-4 स्टॉक देखते हैं, आप श्री लेदर्स को देखिए, ये आज भी 10% ऊपर है। आर्चीज को देखिए, ये भी 10% ऊपर है। और 1-2 काउंटर्स देख लेते हैं जहां पर इस तरह का ट्रेंड है। वीआईपी क्लोथिंग को देखिए आप, ये ऊपर है करीब 11%। अब ये चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें पहले भी ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। आप पिछले 2-3 दिन का, हफ्ते का, 10 दिन का ट्रेंड अगर कुछ स्टॉक्स में देखेंगे तो वो अच्छा है। अब इसमें कुछ पिक करना हो तो वो स्टॉक जय कौन सा हो सकता है? वेल आई थिंक सी ओवरऑल जो अच्छे मोमेंटम में रहा है ऑलरेडी, मैं कहूंगा वीआईपी में एक अच्छा हमें ऑलरेडी एक मूव देखने मिला है और ये स्टॉक में कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम देखने मिल रहा है। जो हिसाब से ये स्टॉक में एक अच्छी ट्रायंगुलर पैटर्न में से वीआईपी क्लोथिंग में एक ब्रेकआउट देखने मिला था। आई थिंक वीआईपी क्लोथिंग यहाँ से और भी अच्छा मूव देखने मिल सकता है उसमें। ऑन द लोअर साइड में कहूंगा स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आएगा वीर, लगभग 60 रुपए के आसपास का क्लोजिंग बेसिस पे, जब तक 60 तोड़ता नहीं है। जो हिसाब से ये स्टॉक में ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट आया वीर, मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें लेवल्स बहुत ही ऊपर के देखने मिल सकते हैं। आई थिंक शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं 85-90 एंड मीडियम टर्म में लगभग 110 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आई एम एब्सोल्युटली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। अगर आप निफ्टी को देखेंगे ना तो 40 पॉइंट खो चुका जब हमने अंतिम बाजी को शुरू किया था। ये उस समय 480 पे था, अब 440 के नीचे 23 पॉइंट का लूज है। ये 40 पॉइंट निफ्टी ने खो दिए हैं। अब इसमें कौन कौन से शेयर ड्रैग कर रहे हैं जरा एक बार वो भी देख लेते हैं। किस किस शेयर में, वैसे भी आज बहुत ही सिलेक्टिव थी, बहुत ही लिमिटेड थी। आज आयशर मोटर थोड़ा खींच रहा है, डॉक्टर रेड्डीज ने भी थोड़ा प्रेशर बनाया है निफ्टी पर। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, HPCL, अंबुजा, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज निफ्टी के टॉप लूजर्स बन गए। NTPC आज अच्छा, एक HDFC भी दिखेगा। HDFC बैंक और HDFC ने भी मार्केट को हेल्प नहीं की, ये भी आज थोड़ा नीचे आया। M&M की वेटेज थोड़ी इस बीच बड़ी भी है, ये भी आज लूजर्स की लिस्ट में आ गया, तो उसने भी बाजार को ऊपर जाने में थोड़ा रोका है। ये कुछ एक निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं और पिछले 20 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट हम 40 पॉइंट निफ्टी के तो खो चुके हैं। लेकिन इस 40 पॉइंट निफ्टी के खोने में कुछ BTST, STBT कॉल्स निकल के आ गई हैं, जरा वो देख लेते हैं। तानिया बताएं वो सारी कॉल्स। जी, आज सारी खरीदारी की कॉल्स हैं और काफ़ी सेलेक्टिव पिक्स आई हैं आज हमारे पास। सबसे पहले बात करें तो ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ की तरफ से PC ज्वेलर्स में रिकमेंडेशन आई है। टारगेट्स बता रहे हैं 464 के, स्टॉप लॉस आप लगाइए 448.3 का। इनकी जो दूसरी पिक है वो औरोबिंदो फार्मा है और फार्मा स्पेस इन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। 708 के टारगेट्स बता रहे हैं, स्टॉप लॉस आप लगाइए 682 का। निर्मल बैंक की तरफ से भी 2 रिकमेंडेशंस है। सबसे पहले चुना है टाटा मोटर DVR को, इसमें भी अच्छी तेजी देखी जा रही है आज। 250 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं और 232 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसके अलावा मेटल शेयर्स पसंद है इन्हें, सेल को चुना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें टारगेट्स बता रहे हैं 90 के, स्टॉप लॉस आप लगाइए 82 का। बोनांजा पोर्टफोलियो की बात करें तो इनकी तरफ से बाटा में रिकमेंडेशन आई है, टारगेट्स बता रहे हैं 770 के, स्टॉप लॉस आप लगाइए 730 का। इसके अलावा चेन्नई पेट्रो को चुना है, अच्छी तेजी देखी जा रही है और इनका मानना है कि 444 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। 420 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बिल्कुल, चलिए तो ये वो पिक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन एक बार अब देखते हैं निफ्टी को 10,440 के आसपास है, 23 अंकों की गिरावट है यहाँ पर। लेकिन ये जो गिरावट अभी आई है उसके बाद अगर आप प्रीमियम देखें तो इसमें जो गैप है फिलहाल वो करीब 20-22 अंकों का देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले 1-2 दिन से हम देख रहे थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिल रहा था। नॉट दैट ये कोई बहुत बड़ा गैप है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि फिलहाल थोड़ा सा फासला जो है वो बढ़ा है।
एक बार विक्स को भी देख लेते हैं यहाँ पर रुझान कैसा है, क्योंकि कल हमने देखा था विक्स में ठीक ठाक सॉफ्टनेस देखने को मिली थी, तो ये देखना होगा यहाँ पर। लेकिन हेमंत, अब इसके आधार पर क्या कहेंगे आप, बिकॉज इट सीम्स कि ये एक तो जो आपकी बात थी पहले भी, कल भी कहा था कि 10,490-500 का रेजिस्टेंस तो काम कर ही रहा है, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद ये 10,450 के नीचे बंद हो जाए दिन के लो पर। देखिए मीर, मैं इससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हूं कि 10,450 के पास बंद हो, क्योंकि ये बहुत क्लियर था कि बाजार को ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिलना है और मैं अभी भी इस चीज पे कायम हूं कि मुझे एक्सपायरी तक 10,350 टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो दायरा है वो छोटा होता जा रहा है एंड यू हैव टू फाइंड इंडिविजुअल स्टॉक्स, और अब वो आप और मोमेंटम स्टॉक्स हमें ढूंढने हैं टू ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ इट। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी डिम्पी ने भी पिन पॉइंट किया, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली, तो वो 25,900 के ऊपर तो जा नहीं पाएगा और 25,500 25,600 के आसपास के लेवल्स उसको टेस्ट करने हैं। वो मेरे ख्याल एक थोड़ा सा आज डैम्पनर हो गया और इसीलिए थोड़ा सा निफ्टी जो है वो एकदम से नीचे की तरफ आ गया है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स आर लुकिंग वीक और वहां अभी खासकर पीएसयू बैंक्स में मुझे और वीकनेस नजर आ रही है। स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, तो ये थोड़ा और अभी वीकनेस दिखा सकते हैं, इसलिए मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है निफ्टी के मुकाबले में। ठीक है, तो हेमंत कोई एक बैंक जिसको अभी शॉर्ट करके लेके जा सकते हैं, एसटीबीटी कर लें या कोई पुट ले लें? देखिए मुझे पीएसयू बैंक्स में ज्यादा वीकनेस लग रही है डिम्पी, तो मेरे हिसाब से स्टॉक लाइक बैंक ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से आज काफी शॉर्ट्स बने हैं और ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये कंटिन्यू रह सकता है इसके अंदर, सो आई विल डू शॉर्ट और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 179 का और टारगेट आप रहना चाहिए 166 का। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न बन सकता है, तो आई विल प्रेफर कैरिंग शॉर्ट पोजीशंस इन बैंक ऑफ इंडिया, बट पीएसयू बैंक्स जनरली मुझे वीक लग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वीकनेस दिख रही है। वैसे भी अभी खबर भी आई थी कि इसको वॉच लिस्ट में डाला है, इसके कुछ एक एनपीएस को बढ़ते की हालात को देखते हुए, तो एक बार इस पर शॉर्ट बनाया जा सकता है। 178 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, शॉर्ट कीजिए या फिर इसकी पुट ले सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर नहीं लेना, आप इसकी किसी भी स्ट्राइक की पुट, नियर बाय पुट आप लेके जा सकते हैं। आज मीर एक और शेयर भी है, मॉर्पेन लैब, ये काफी अच्छा चला। आज सुबह सुबह खबर भी है कि ब्लॉक डील भी हुई है एक कंपनी में, ये सर्किट पे चली गई है। और ये क्या जय, कल फिर से इसको लेना चाहिए क्या? क्योंकि ये पिछले 5 दिन में करीब 10 रुपए जोड़ चुका है, ये 19 रुपए का शेयर 30 रुपए का हो चुका है। वेल मॉर्पेन लैब्स, मैं कहूंगा कि जो हिसाब से ये स्टॉक में फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट देखने मिला है डिम्पी, मैं कहूंगा स्टॉक तो अच्छा है, ब्रेकआउट अच्छा देखने मिला है। इनफैक्ट विद दिस ब्रेकआउट फ्रॉम अ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर भी अच्छी तरह से आकर ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं जो हिसाब से लास्ट 4-5 दिनों में डिम्पी इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी, वी कैन से एक मीन रिवर्जन हो चुका है ये स्टॉक में और इट हैज टेकन अ गुड सपोर्ट एट इज मूविंग एवरेजेस ऑफ अराउंड 20 डेज। तो मैं कहूंगा नीचे की तरफ ये स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है 22 से लेकर 22.5 रुपए तक। ऊपर में इमीडिएट बेसिस पर तो ये स्टॉक के टारगेट्स बन रहे लगभग 35 से 40 रुपए के। बिल्कुल। इस बीच हेमंत, आप जाते जाते एक तो मेटल में आपकी टॉप पिक और उसकी स्ट्रेटेजी, और साथ ही कैपिटल गुड्स में, बिकॉज यहाँ पर बीएचईएल और एलएनटी में लेटली जो एक्शन है वो काफी क्वाइट हो गया है, इन पर आपकी राय? देखिए मेटल पैक जहां तक रह गया, मुझे ऐसे लगता है कि स्टिल देयर इज मोर रूम ऑन द अपसाइड और मुझे खासकर स्टॉक्स लाइक 2 स्टॉक्स में आज मूवमेंट अच्छी लग रही है। एक तो नेशनल एल्यूमिनियम, जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट वापस से ऐड हो रहा है, आई हैव अ फीलिंग कि स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 84। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है आज वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। बहुत टाइम के बाद स्टॉक 260 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है और उसमें भी आज बाइंग के फिगर्स नजर आ रहे हैं मेरे को। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 257 का। मुझे ऐसे लगता है द स्टॉक इज रेडी टू टेस्ट 267 268 लेवल्स। तो जेएसडब्ल्यू स्टील और नेशनल एल्यूमिनियम मुझे अच्छा लग रहा है। जहां तक बात रह गई बीएचईएल और लार्सन की, लार्सन आई विल बाय टुडे मीर। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद मुझे स्टॉक में कंफर्ट आ रहा है कि स्टॉक इज फॉर्मिंग अ बॉटम नाउ। 1215 1220 का बहुत फर्म बॉटम बन रहा है
और एक चीज हमें ये देखनी है कि अगर निफ्टी में सस्टेनेबिलिटी भी रखनी है, जो मुझे लग रहा है 10,350 निफ्टी नहीं तोड़ेगा, तो न्यू स्टॉक्स हैव टू कम टू पार्टी। तो उसके अंदर लार्सन परफेक्टली मैच करता है। मुझे ऐसे लगता है लार्सन इज हेडिंग टुवर्ड्स 1260, और ये व्यू मेरा तभी चेंज होगा अगर 1215 के नीचे लार्सन ट्रेड करने लग जाता है। ठीक है, एक बार लार्सन को जरूर नोटिस करेंगे हम भी। आज अच्छी क्लोजिंग हमको देने की तैयारी कर रहा है, करीब 1% ऊपर है। लेकिन एडीएजी के शेयर में आरकॉम एक बार वापस देखते हैं, 45% चढ़ने वाला शेयर अब 35 वापस हो चुका है। तो 10% का स्विंग वापस हमको, डाउन स्विंग हमको देखने को मिला। थोड़ा सावधान रहिए, और जिनके पास 40-45 पे अगर आतुर होके एकदम आए होंगे तो शायद इंट्राडे लॉस भी लेके जा रहे हैं वो। शेयर वैसे गिनने को 35% चला, लेकिन गेन नहीं होगा आपको, तो थोड़ा फंस जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस तरह की मूवमेंट रैली के अंदर। एक शेयर है, बड़ा शेयर है, रुका हुआ एक रेंज में, वह इन्फोसिस 1000 की रेंज को बड़ी अच्छी तरह से संभाल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। नताशा, आपका व्यू चाहिए। ये ना 1000 के ऊपर बहुत तेज हो रहा है, ना तो 1000 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। करना क्या शेयर पे? सॉरी, कौन सा शेयर बोला आपने? इन्फोसिस, नताशा, इन्फोसिस। हाँ, तो इन्फोसिस जो है, अगर आप आईटी स्टॉक्स देखिए तो वी थिंक द रिस्क टू रिवॉर्ड इज नाउ फेवरेबल। इन्फोसिस जो है उसमें डाउनसाइड उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला था। इट लार्जली रिमेन्ड ऑन द अपसाइड बिकॉज ऑफ द बायबैक। एंड विद इन द स्पेस अगर कोई कंपनी जो कि रिकवरी दिखा सकती है, गिवन द फैक्ट कि उन्होंने काफ़ी बीटन डाउन रहा है बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑन सीनियर मैनेजमेंट, देन दैट वुड बी इन्फोसिस। अगर किसी को देखना है ये शेयर तो अभी भी देखा जा सकता है इवन एट दिस करंट लेवल। बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ और मोमेंटम स्टॉक्स को देखते हैं। अतुल लिमिटेड को देखते हैं। अतुल लिमिटेड को अगर आप देखें तो यहाँ पर मोमेंटम ठीक ठाक है, रुझान ठीक है। आज ये करीब 4.5% ऊपर है, लेकिन जो स्टोरी है यहाँ पर वो इंटरेस्टिंग है। आप देखिए एक साल में यहाँ पर जो निवेश की वैल्यू है, अतुल लिमिटेड का खुद का जो पोर्टफोलियो है, जो कि इनका इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न इन्हें 26% मिला है। यानी इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में है, अलग अलग कंपनीज में है। अच्छा, जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो भी आप देखिए तो BASF में 56 है, अरविंद में 182 करोड़ है, फाइजर में 195 करोड़ के आसपास का निवेश है। कुछ और जो स्टॉक्स इनके पास हैं इनके अकाउंट में, उसमें अरविंद स्मार्ट है, नोवार्टिस है, इन सब पर इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कुल मिलाकर इन्हें इस साल में 26% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। जैन इरिगेशन के करीब जैन इरिगेशन में करीब 5-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ICICI बैंक के करीब 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ था। इसमें जैन इरिगेशन पर और अतुल लिमिटेड पर, इन दोनों पर आपका व्यू इस समय मयूरेश क्या है? मीर जी जैसे बता रहे थे, आई थिंक अतुल लिमिटेड की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और उस पर अगर हम थोड़े एक हेयरकट भी ले इन टर्म्स ऑफ 20 to 30% ऑफ द करंट प्राइस एंड द कोर बिजनेस इज वेल, आई थिंक जो कोर बिजनेस है वो आई थिंक ठीक ठाक काम कर रहा है एंड देयर इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स इंप्रूवमेंट ओवर द नेक्स्ट 2 years। आई थिंक ये स्टॉक पे आई थिंक पॉजिटिव व्यू बिल्कुल बरकरार रखूंगा। और जहाँ तक जैन इरिगेशन का सवाल रहा, मुझे लगता है आई थिंक विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बजट आउटले हैपनिंग टुवर्ड्स रूरल एंड रूरल फोकस्ड एरियाज, आई थिंक जैन इरिगेशन एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। उनकी हाईटेक बिजनेस, उनकी जो MIS बिजनेस है अलॉन्ग विद द पाइप बिजनेस शुड डू वेल। द ओनली केवियट हियर इज जो रिसीवेबल डेज है MIS बिजनेस में ये काफ़ी आए हैं, और जो डिप्रिशिएटिंग रूपी अगर रूपी डिप्रिशिएट होता है अलॉन्ग विद चाइनीज इम्पोर्ट्स, दैट कैन बी अ थ्रेट। बट आउटले के हिसाब से मुझे लगता है आई थिंक एग्जीक्यूशन बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और नंबर्स रिफ्लेक्ट होंगे। जो US एक्विजिशन किया था वहाँ से डेट थोड़ी बड़ी है, बट आई थिंक दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ विद इंक्रीजिंग लेवरेज ऑन द बैलेंस शीट। तो यस, व्यू पॉजिटिव रहेगा जैन इरिगेशन पे। ठीक है, इस बीच कुछ एक और शेयर्स भी अच्छे मोमेंटम में है। एक तो सुदर्शन केमिकल को आप देख सकते हैं, ये एक अच्छा मूव दे रहा है। PVR के अंदर भी कुछ बाइंग हमको आती हुई दिखी है। TT के प्रेस्टीज एक बार आप देख सकते हैं, ये डे हाई पे आ चुका है। KPR मिल के अंदर अच्छा मूव है, हेवल्स अच्छा मूव दे रहा है। ये TT के प्रेस्टीज तो काफी अच्छा चल रहा है, कई दिन से इसको नोटिस कर रहे हैं। ये शेयर बहुत अच्छा चला और अब 8000 के लेवल को भी पार कर चुका है। 7000 का लेवल था जब हम आपको ये नोटिस करवा रहे थे, 1000 रुपए का गेन इसमें आ चुका है। एक बार जरा निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्या निफ्टी के अंदर मोमेंटम है? नो, निफ्टी अभी भी रेंज में है, अभी 20 पॉइंट का है। ये गिरावट जो आई थी उसी को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। जय, जरा TT के प्रेस्टीज 8200 का हो गया सर शेयर, अभी क्या करना है? वेल आई थिंक इसमें तो कंटिन्यूसली एक चीज डिम्पी बहुत खास देखने मिली है कि ये स्टॉक थोड़ा बहुत चलता है, फिर से उसकी एवरेज को रिटेस्ट करता है
और फिर से एक अच्छा मूव दिखाने लगता है और वो सस्टेनेबल मूव देखने मिलता है। और ये लगभग देखने मिला है कि 200 DMA को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है। आई थिंक नीचे की तरफ अभी ये स्टॉक में अगर मैं उसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस देखूं तो या तो प्रीवियस स्विंग हाई लोज देखूं तो लगभग ये स्टॉक में नीचे की तरफ एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है 7400 के आसपास। 7400 से 7000 बड़ी रेंज है, बिकॉज एक शॉर्ट टर्म में हमें एक अच्छा मूव देखने मिला है। तो आई थिंक विद दैट एज अ स्टॉप लॉस बने रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी मेरी, जिसका भी ये पोजीशन हो इसमें। और अगर मैं प्रीवियस मूव का डिम्पी इसका इक्वालिटी एक टारगेट ले रहा हूँ, एक एक्सटेंडेड टारगेट ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो बनकर आ रहे लेवल्स 8760। आई थिंक यहाँ से एक अच्छी बढ़त अभी भी देखने मिल सकती है। 7400 7000 ये एक सपोर्ट रेंज है नीचे की तरफ। बिल्कुल। चलिए, इस बीच निफ्टी बैंक ये करीब 145 पॉइंट नीचे है और निफ्टी से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये दिन के लो के करीब बंद होने की तैयारी में है, जो कि 25,567। मीर अगर ये 25,500 के नीचे चला गया ना तो फिर और मुश्किल होगी, वो मुश्किल होगी फिर तो। खैर चलिए, अगर वो 25,500 के नीचे चला गया तो फिर आई थिंक आप 25,200 300 तक भी टेस्ट हो सकता है, और उसके बाद 24,800 वापस आपके निफ्टी को भी ड्रैग करके लाएगा। वही तो ये इनफैक्ट इस समय निफ्टी के ऊपर अगर कोई ड्रैग बना हुआ है तो वो ये है। बाकी कुछ एक स्टॉक्स जो हैं हेवी वेट्स, वो अगर न्यूट्रल भी रह जाते हैं तो भी ठीक है, निफ्टी के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक बार रिलायंस को देख लेते हैं, मार्केट बंद होने वाला है, 6 मिनट बाकी हैं, क्योंकि निफ्टी ने जो लो हिट किया वहां से फिर से कोशिश कर रहा है कि कम से कम 10,450 के ऊपर निकले। नताशा, रिलायंस पर आपका व्यू क्या है? 918 के आसपास है और ठीक ही कंसोलिडेट कर रहा है, बारिंग इलेक्शन काउंटिंग डे जिस दिन ये काफी वॉलेटाइल था। हमें तो ये स्टॉक अभी भी इस लेवल पे भी पसंद है। वी डू थिंक कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखिए तो जो उसका कोर बिजनेस है दैट शुड कंटिन्यू टू बी कैश एक्रेटिव, और इसके अलावा जिस तरह से वो लोग जियो का जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स है उसका भी मोनेटाइज कर रहे हैं, उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव वी आर पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, आज हमने एक शेयर आपके सामने रखा था कोपरान, सुबह सुबह ये टुडेज ट्रेड के अंदर था। कोपरान अच्छी मेंटेन कर रहा है अपने आप को, बड़ा जिसने गवाही नहीं बल्कि 9% पे है। एक बार इसको BTST कन्वर्ट करके जा सकते हैं कोपरान को, जय? कोपरान को आई थिंक यस डेफिनेटली करके जा सकते हैं, बिकॉज सी ओवरऑल ये स्टॉक में जो मूव देखने मिला है ये काफी अच्छा रहा। और मैं कहूंगा कि जो हिसाब से ये स्टॉक ने एक अच्छी फॉलिंग वेज पैटर्न बनाई है और वेज पैटर्न के लोअर एंड से एक रिवर्सल दिखाया डिम्पी, आई थिंक इसे डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर इसके पूरे फॉल का मैं मिनिमम 38 टू 50% रिट्रेसमेंट लेवल्स भी देख रहा हूँ, तो लगभग ये स्टॉक में हमें 72 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए हेमंत, क्विकली आपसे आखिरी सवाल होगा, आई नो यू हैव एक्सीडेड योर टाइम। इंडिया बुल्स ग्रुप के स्टॉक्स में आपका व्यू क्या है? देखिए, जहां तक IB रियल की बात रह गई, एज अ बिकॉज इट वाज इन रियलिटी पैक और रियलिटी पैक बहुत अच्छा कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में अभी जगह है। हालांकि नाउ इट इज नॉट इन FNO, बट मुझे ऐसे लगता है इट स्टिल हैज स्पेस टू गो अप टू 225। तो ये डेफिनेटली इट्स इन अ बुलिश जोन, तो अच्छा लग रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बाद जहां तक रह गई, आई स्टिल फील कि वो एक रेंज में है, तो आई डोंट सी इट स्लिपिंग बिलो 1175। लेकिन बहुत बड़ी रैली नहीं आ सकती जब तक 1205 1210 क्रॉस नहीं करे। और अगर आप 1200 का कॉल राइटर्स भी देखें तो बिल्कुल डटे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगी। ओनली इफ इट क्रॉसेस 1210 और कम्स बिलो 1175 कोई मेजर मूव आ सकती है। तो मेरे ख्याल इंडिया बुल्स ग्रुप में IB रियल एस्टेट इज लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर एंड दैट हैज द पोटेंशियल टू टेस्ट 225। ठीक है हेमंत, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। लेकिन बाजार बंद होने में 2-2.5 मिनट का समय बाकी है, लेकिन एक चीज तो तय है, यानी कि आज फिर से जी बिजनेस का व्यू आपके बहुत काम आया। 10,500 चला नहीं, टूटा नहीं, और लेकिन 10,400 भी हमने टेस्ट नहीं किया। तो इस रेंज के अंदर भले उतार चढ़ाव रहा मार्केट के अंदर, लेकिन जी बिजनेस का व्यू पूरी तरह से आपके हक में है। तो इसलिए कल भी आपके सामने रणनीति रखेंगे, ठीक बाजार खोलने से पहले रणनीति आपको मिल जाती है, ताकि दिन भर आप निश्चिंत होकर बैठे कि IC व्यू के साथ हमको चलना है। इसमें स्टॉक स्पेसिफिक, थेमेटिक, कहां पे मूव आ सकता है, ये जानकारी भी आपके सामने रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कल की रणनीति भी आपके बेहद काम आएगी। अब जरा मार्केट के आज के हीरो जीरो भी देख लेते हैं। आज जो शेयर चले जिनमें अच्छा मूव आया, उसमें इलेक्ट्रोथर्म सर्किट लगा गया, मंगलम टिम्बर सर्किट की तरफ बढ़ गया,
आज मंधाना रिटेल के अंदर भी करीब 15% तक की मजबूती आई है। एल्कॉन इंजीनियरिंग ये शेयर भी आज करीब 15% के ऊपर ही गया। वीआईबी क्लोथिंग आज अच्छा चल गया। एमटीएनएल कल और आज हमने दोनों दिन आपको सुबह सुबह ही नोटिस करवाया था, आज और कल क्लोजिंग में ये 2 दिन में करीब 25 है। ये खुला था 2-4% ही, लेकिन उसका 10% का गेन इंट्राडे में मिला। मान इंडस्ट्रीज ये करीब 16% की मजबूती के साथ डे हाई की तरफ अब क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। ये आज बाजार के कुछ मिड कैप कैटेगरी के हीरोज आज बनते हुए दिखे। अब कुछ एडीएजी के शेयर्स देखिए आपके सामने। खैर इन्होंने अपना आज दिन बनाया। ग्लांस कम्युनिकेशन करीब 35% ऊपर, नेवल करीब 9, तो कैपिटल के अंदर 6, तो इंफ्रा के अंदर करीब 4.5% की मजबूती आज देखने को मिल रही है। आज अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी शेयर किसी सेगमेंट की हुई है मार्केट में तो इन एडीएजी के शेयर्स की हुई है, खासकर अंतिम बाजी के दौरान पिछले 1 घंटे के अंदर इन शेयर्स ने काफी गति पकड़ी है। अब दूसरा एक सेगमेंट जो आज चला वो था रियल एस्टेट का। एचडीएल बैन में है। बैन में होने से भी कई बार शेयर हिलते डुलते हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट्स नहीं हो सकते। कवरिंग आएगी तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग मूव आता है, जो कि आज 6% का देखने को मिला। प्रेस्टीज एस्टेट चला। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर करीब 6% की मूवमेंट, और डीएलएफ के अंदर भी अच्छा मूव आया है। हालांकि डीएलएफ बैन में नहीं है, लेकिन डीएलएफ के अंदर आज अच्छी खासी कवरिंग देखने को मिली है। रियल एस्टेट की कुछ एक छोटी कंपनी अनंतराज, यूनिडेक, अंसल हाउसिंग, अंसल एपीआई, ये भी आज करीब 4 से 5% की मजबूती देके ही बंद हुए हैं। मार्केट के और जिनमें आज मोमेंटम आया, ऑटो एंसिलरीज, ये थीम तो खैर भूल ही नहीं जा सकती। अमर राजा के अंदर आज का 4% फिर से गेन जुड़ गया। जय भारत मारुति 6%, मुंजाल और शांति गियर्स जो आज हमने आपको दिया था 12 बजे में ब्रेकआउट शेयर, ये 20% के सर्किट पे लॉक हो गया। 176 रुपए का स्तर है। तो ऑटो एंसिलरीज के अंदर भी अच्छा मूव आया है। तो मीर आज निफ्टी की क्लोजिंग तो मिली, अच्छी क्लोजिंग हमको मिल रही है, बट बैंक निफ्टी ने थोड़ा मूड बिगाड़ा है। कल वीकली एक्सपायरी है, देखते हैं बैंक निफ्टी करता है। बिल्कुल निफ्टी बैंक पर ही नजर रहेगी और उसकी क्लोजिंग पर। लेकिन जहां तक निफ्टी का सवाल है, आप देखिए आज दिन भर के लिए इसका जो दायरा रहा है, ये नीचे 10,437 तक फिसला, उसी के पास बंद भी हुआ। सुबह इसने 10,494 को हिट करके नया हाई रजिस्टर करा दिया, लेकिन वो 10,500 तक जा नहीं पाया। दिन भर नहीं आया। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जो रेंज है उसको इसने इंटैक्ट रखा है। और देखिए थोड़ा ना स्टीम निकलना जरूरी होता है। तो वो परसों काउंटिंग वाले दिन जो उठा पटक थी, जो वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद कल इसने एक सॉलिड ट्रैक्शन दिखाया। तो वो जो इंटेंट है मार्केट का या फिर बुल्स का, वो एटलीस्ट क्लियर है कि ट्रैजेक्टरी ये अपवर्ड रखना चाहते हैं। अब इसमें विलन क्या निफ्टी बैंक बनेगा या फिर ईयर एंड का थिन वॉल्यूम का फैक्टर, वो देखना होगा, क्योंकि अगला हफ्ता वैसे भी ट्रंकेटेड हफ्ता है मार्केट के लिए, उस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन अभी तो 2 दिन है और बहुत ज्यादा दूर 10,500 भी नहीं है यहाँ से। जय, आज की क्लोजिंग पे लेवल्स के हिसाब से आपको क्लोजिंग कैसे दिखी? वेल डीपी मैं कहूँगा क्लोजिंग थोड़ी वीक दिखी है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि वापस जो हिसाब से मोमेंटम गेन किया था, फिर से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। जो हिसाब से कल एक अच्छी राइटिंग हुई थी पुट ऑप्शंस में 10,400, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि डिस्पाइट कि आज हमें एक हाई लेवल्स पे कॉल राइटिंग देखने मिली थी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बुल्स विल टेक द चार्ज एंड लेट देम और फोर्स देम टू इनफैक्ट कवर देयर शॉर्ट पोजीशंस, और कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग हमें 10,500 में देखने मिलती। बट जो हिसाब से आज एक ऊपरी लेवल से हमें 10,500 से क्लियर रेजिस्टेंस देखने मिला, ये फिर से दिखाता है डिम्पी कि 10,500 कितना इंपॉर्टेंट है। और जो हेमंत भी बता रहे थे कि यस 10,500 नहीं, 10,500 और 10,500 ये एंटायर रेंज ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये रेंज के ऊपर बंद करें तो जैसे मैंने कहा कि 10,550 दैट क्लियर इंडिकेट्स और ओपन द गेट्स फॉर 10,800, वो लेवल्स या वो रेंज के ऊपर बंद नहीं करता, यानी लोग कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा नीचे की तरफ। 10,400, 10,350, 10,500, 10,550 ये रेंज हो सकती है जब तक एक ब्रेकआउट नहीं आता। ठीक है, जब आप बोल रहे थे ना साथ में मंत्रोच्चारण भी हो रहा था, तो मेरे को लग रहा है आप शायद मंत्रों के साथ निफ्टी को बांध ही ना रहे होंगे। ऐसे लगने लगा एकदम से हमको तो कि कहीं जय ने मंत्रोच्चारण भी साथ साथ शुरू कर दिया निफ्टी के साथ साथ। एकदम से आपकी आवाज हमको कुछ वैसे साथ में सुनाई दी। नताशा, आपकी आज के क्लोजिंग कमेंट? देखिए जो थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है आज पर्टिकुलरली फ्रॉम द बैंकिंग स्टॉक्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जब तक बैंकिंग स्टॉक्स में एक मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आती है तब तक अ वेरी शार्प मूवमेंट ऑन द निफ्टी इज नॉट एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए तो वो अभी भी अपवर्ड्स ही है। तो अगर इस तरह का कोई भी डिप आता है तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना चाहिए। ठीक है।
तो आज निताशा का भी ये है कि कोई भी डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जय को वैसे आज थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है मार्केट, लेकिन वैसे वो कह रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड मेंटेन रह सकता है अगर कुछ एक लेवल्स मेंटेन रहे तो आज शुक्रिया आपका जय कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग स्टॉक्स विषय में क्या किया जाए। निताशा आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वीरेश आपका भी शुक्रिया आज ये बताने के लिए कि कहाँ पे ट्रेड बेहतर है। मार्केट की आज की क्लोजिंग इंडेक्स के हिसाब से तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा मोमेंटम आपको थोड़ा और बढ़ सकता है, थोड़ा अलग ट्रैजेक्टरी में भी जा सकता है। अभी तक कुछ ऐसा दिख रहा था कि ग्रामीण भारत के शेयर चले हैं, वो आज भी चले हैं, ये कंटिन्यू इफेक्ट तो होगा। लेकिन जैसे आज एडीएजी एकदम से आ गया, हो सकता है कल कुछ और पॉकेट चल जाए, तो इसके लिए जी बिजनेस के साथ बने रहिएगा। लगातार हम ऐसे शेयर्स और ऐसे सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका फायदा सुनिश्चित हो जाए। आज भी कुछ शेयर चले, हमने आपको सुबह सुबह टॉप 50 में भी दे दिए थे, और इसके अलावा दिन भर अलग अलग लिंक के जरिए वो सारे शेयर्स हमने रखे हैं। लेकिन एक घटना अभी घटने वाली है और उसके बाद उसका रिएक्शन थोड़ा मार्केट्स पर भी आएगा, वो है कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक आज क्या एजेंडा है, अब इस कैबिनेट की बैठक में क्या चर्चा होगी, ये बातचीत करने के लिए आलोक प्रियदर्शी के साथ जुड़ते हैं और समझते हैं कैबिनेट के एजेंडा में आज क्या बात हो सकती है। आलोक बताएंगे जरा कैबिनेट पे आज क्या बात होने वाली है। बिल्कुल, कैबिनेट में जो एजेंडा है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, खास तौर से कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है। और कंज्यूमर को एक तरह से ज़्यादा ताकत देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट की को आज मंजूरी कैबिनेट दे सकती है। तो कैबिनेट में जो प्रपोजल आने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट का, उसमें जो अमेंडमेंट है उसमें कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे कि ग्राहकों को काफ़ी सारा एक तरह से कहें उनको शक्ति मिलेगी, और वो चाहें तो किसी भी प्रोडक्ट के खिलाफ या वो संतुष्ट नहीं हो तो उसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर रिड्रेसल मिल सकता है। खास तौर से जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2016 जो है उसमें जो बदलाव किए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि एक नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन बनाया जाएगा और इसके साथ साथ एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी भी होगी जो शिकायत के मामलों को इन्वेस्टिगेट करेगी और अपनी रिपोर्ट रिड्रेसल कमीशन को देगी। तो ये इसकी वजह से कंज्यूमर्स को कोई भी शिकायत होती है उसको जल्द से जल्द उस पर निपटारा करने में आसानी होगी। इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण क्लॉज ये है कि अगर कोई भी शिकायत जिस जगह पे होती है उसी जगह पे ट्रांजैक्शन हुआ होता है तो वहाँ पर ये शिकायत की जा सकती है। यानी कि पहले जिस तरह से कोई भी प्रोडक्ट है उसके जहाँ पर ये तय किया जाता था कि इसी कोर्ट में या इस कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई हो सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जहां पर ट्रांजैक्शन हुआ है वहीं पर चाहेगा कंज्यूमर तो अपना शिकायत दर्ज कर सकता है, कोर्ट में केस भी कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा ये रिलीफ है कंज्यूमर के लिए। इसके अलावा जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी इस कानून के दायरे में शामिल किया गया है। यानी कि तमाम ई कॉमर्स से जुड़े हुए जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां पर जो भी सामान की खरीद बिक्री होती है वो भी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बिल होगा उसके दायरे में आएंगे। इस साथ साथ जो सेलिब्रिटी इंडोर्सर्स हैं उन पर भी एक तरह से कहें तो लगाम लगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिना जाने सेलिब्रिटी इसको इंडोर्स करते हैं, उसके बाद कई जगहों पर शिकायत आने के बाद सेलिब्रिटी पल्ला झाड़ लेते हैं। तो अब ऐसा सेलिब्रिटी इंडोर्सर्स नहीं कर पाएंगे। इंडोर्समेंट के लिए भी काफ़ी सख्त रूल बना दिए गए हैं और कोई भी प्रोडक्ट अगर गलत होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी इंडोर्सर पर भी आएगी, सेलिब्रिटी पर भी आएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिससे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को काफ़ी ताकत मिलेगी। इस एक्ट जब बनेगा, जब पार्लियामेंट में जब आएगा कैबिनेट के बाद, तो काफ़ी कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी राहत होगी और उनके लिए अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर पाना, उस पर निपटारा कर पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 दिन में गोरे होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़ा उस पर वापस बातचीत होगी, तो थोड़ा आप अच्छे रहिए। आपके लिए अच्छा बात हो रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल सरकार इसको लेके आने वाली है, तो सेलिब्रिटीज भी ये नहीं कहेंगे कि 7 दिन में गोरा हो जाएंगे, उनको भी प्रूव ये शायद करना पड़ सकता है। अच्छी बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। लेकिन एक और बेहतर बात हम आपके सामने हर रोज रखते हैं, वो है छुपा रुस्तम शेयर। अगर आपसे मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है, एक अच्छी रिसर्च है जिसका जानना आपका अधिकार है। आप लीजिए और जानिए। बताइए संदीप, आज का छुपा रुस्तम शेयर कौन सा था? इनफैक्ट डिम्पी, जिस स्पेस से ये शेयर है ना, वो अपने आप में स्पेस यानी कि सेक्टर जो है ना, वो खुद भी पिछले 1 साल में देखें तो छुपा रुस्तम है। केमिकल या पेट्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी है पनामा पेट्रो, जिसे आज के छुपा रुस्तम शेयर के तौर पे चुना गया था। देखिए आज भी शेयर करीब 8% के आसपास की तेजी लेके बंद हुआ।
ना केवल आज बल्कि इस पूरे महीने में अगर आप देखें तो एक महीने में करीब 27% के आसपास के रिटर्न से स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। 6 महीने में देखें तो करीब 150% के आसपास की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली है। और इनफैक्ट अगर आप पूरा साल देखें तो कई गुना रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 56 रुपए के आसपास का शेयर था, आज इसका दाम देखिए 250 रुपए के पास पहुंच गया है। तो कुल मिला के देखा जाए इस स्टॉक में जो रनअप है 350%, यानी कि 4.5 गुना रिटर्न स्टॉक ने पिछले एक साल में डिलीवर किया है। चलिए अब क्या करती है कंपनी, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और क्या संभावित वजह है जिस वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। देखिए कंपनी 1982 से कारोबार कर रही थी, एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास। पेट्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी है, जैसे कि इस कंपनी का नाम भी सजेस्ट करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 80 से ज्यादा पेट्रोकेमिकल उत्पाद है और सबसे अच्छी बात है ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जहां से इनके जो रिलेशंस हैं वो काफी स्ट्रांग और काफी ऊंचे देखने को मिलते हैं डोमेस्टिक मार्केट के मुकाबले। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इस कंपनी की और उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें टेक्सटाइल, रबर और फार्मा ये इसके क्लाइंटेले में शामिल है। देखिए टेक्सटाइल एक ऐसा स्पेस है जिसमें खुद में काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला है और इस इंडस्ट्री को ये कंपनी सप्लाई करती है। तो कुल मिला के देखा जाए एक ऐसी इंडस्ट्री को सप्लाई करती है जहाँ पे मांग काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे जो मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब कुछ संभावित वजह आपको बताते हैं किस वजह से इस शेयर में तेजी देखने को मिली है। एक सब्सिडरी का गठन इन्होंने किया था और हाल में अगर आप देखें वो जो सब्सिडरी कंपनी बनाई गई थी वो खुद ब्लैक में आई, यानी कि मुनाफे में आई है। इसके साथ साथ इस पूरे स्पेस में अगर आप देखें इस स्टॉक में भी रनअप काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं अब भी पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छे आपको नजर आएंगे। और अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप यहाँ पे इस कंपनी का विस्तार पर जोर है। डोमेस्टिक मांग तो काफ़ी अच्छी है ही है, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट जहाँ रिलेशन अच्छे होते हैं वहाँ पे इस कंपनी का कारोबार बढ़ाने पर काफ़ी फोकस है। अक्टूबर में एक बोनस दिया था 2 शेयरों पे 1 शेयर का, वो भी एक फैक्टर रहा है। और इसके साथ साथ जो नतीजे हैं जो कि फंडामेंटल ग्राउंड होती है किसी भी कंपनी की, ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 3 गुना के आसपास की बढ़त इस कंपनी में देखने को मिली है। तो ये कुछ संभावित वजह जिस वजह से तेजी देखने को मिली, लेकिन ये इसकी आय का बाइफर्केशन है, कहाँ से कितनी आय इस कंपनी में देखने को मिलती है। पैन ऑयल में 92% इनकी आय आती है, वैक्स से 2%, जो अन्य सेगमेंट है वहाँ से करीब 6% के आसपास की आय इस कंपनी की देखने को मिलती है। इसकी जो आप बाइफर्केशन देखें कि जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है वहाँ से करीब 6.5% के आसपास की आय आती है, लेकिन इनका आप मुनाफे का ट्रेंड देखिए। अगर आप FY 14 से देखें आपको मुनाफा करीब 3 गुना के आसपास की बढ़त दिखाएगा, लेकिन बीते एक साल में देखिए जहां इसने 350% रिटर्न दिया है, 20 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था, डिम्पी देखिए 40 करोड़ हो गया, तो 2 गुना मुनाफा हुआ और शेयर 4 गुना से ज़्यादा चल गया। तो कुल मिला के एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रही है, अच्छे मार्जिन हैं, एक्सपोर्ट पे फोकस है और नतीजे शानदार है, शायद जिस वजह से यह शेयर चलता हुआ दिखा। ठीक है, कोई बाय सेल की कॉल तो नहीं, लेकिन एक अच्छी रिसर्च हमने आपके सामने रखी है। वैसे हमने आशीष से पूछा था, आज आशीष केलकर थे हमारे साथ, उनसे हमने पूछा था कि इसमें शेयर में क्या करना चाहिए। वो कह रहे थे बने रहना चाहिए, शेयर अच्छा चल सकता है, ये उनकी रिकमेंडेशन थी जो उनसे हमने पूछी थी। संदीप शुक्रिया। लेकिन यूएस में एक चीज और घट रही है, यूएस में खैर वो भी अपनी लाइफ टाइम हाई पे है। जैसे आज हमने रिकॉर्ड स्तरों पर ओपनिंग की, यूएस में 35% का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो घटकर 20% होने वाला है। ये हो तो यूएस में रहा है, लेकिन भारत का कनेक्शन क्या है इससे, जरा ये भी समझिए। सुमित बताएं, ये यूएस में टैक्स कटौती का भारत कनेक्शन क्या? देखिए डिम्पी, से साफ तौर पे 2 सेक्टर पे तो या फिर हर उस सेक्टर पे असर होगा जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और यूएस में एक्सपोर्ट करती है। लेकिन मेजरली आईटी, फार्मा, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं और करीब 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है ये वहाँ से जनरेट भी करते हैं। लेकिन पहले खबर क्या है वो आपको बताते हैं। अमेरिका में जो 35% टैक्स है उसे घटा के 21% करने की बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ इसका भारतीय बाजारों पे जो असर है वो कुछ इस तरह से होगा कि भारत पे भी जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके अंदर कुछ चेंजेस होने की उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। जो भारतीय आउटसोर्स्ड यूनिट्स या फिर भारतीय कंपनियां जो यूएस में एक्सपोजर रखती हैं, खासतौर से आईटी और फार्मा, उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हो सकता है जो भारत में एक्सपोजर है अमेरिकी कंपनियों का वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़े चाइनीज जैसे जो अन्य मार्केट्स हैं उनकी तरफ भी, वहाँ पर भी शायद ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं वो जितना भी प्रॉफिट रीपैट्रिएट करने की बात होती है वो रीपैट्रिएट शायद ना भी करें, यानी कि वो कंपनी जो कि ऑलरेडी भारत से वहाँ पर एक्सपोर्ट करती हैं वो अपने प्रॉफिट को शायद रीपैट्रिएट ना भी करें, ये एक और ऐसी चीज़ है। इसके अलावा कुछ कंपनियां, कुछ सेक्टर्स जो कि एक्सपोजर रखते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। इन्फोसिस करीब 66% रेवेन्यू जनरेट करता है। TCS, परसिस्टेंट, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये वो कंपनियां जो कि 50 से लेकर 90% तक का रेवेन्यू अमेरिका जनरेट करती हैं। वहीं अगर फार्मास्यूटिकल स्पेस की बात करें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, अदरवाइज ऑटो इस पे टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि वहाँ पर एक मेजर एक्सपोर्ट के तौर पर रेवेन्यू जनरेट करती है। तो हो सकता है अगर कोई भी फेरबदल होता है तो इन कंपनियों के ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है।
ठीक है, ये यूएस में जो हो रहा है टैक्स कटौती, उसका भारत कनेक्शन आपके सामने, कुछ एक कंपनी स्पेसिफिक आएगा भी आपके सामने आएगा रिपोर्ट कार्ड, तो इन सभी कंपनीज पर असर तो खैर पड़ने ही वाला है। और ये मेजर कंपोनेंट है निफ्टी के भी, तो मार्केट पे भी इसका असर पड़ेगा। यूएस मार्केट चलता है तो वैसे भी हम कपल हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है हमारे बाजार भी 10,500 का आसानी से यूएस की बदौलत ही पार हो जाए। ये यूएस का कनेक्शन। लेकिन यूएस से एक और चीज भी मिली थी इस साल जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, वो था बिटकॉइन। बिटकॉइन को लेकर जितना असमंजस, जितनी चर्चा हो रही है, सरकारी खेमे और रेगुलेटर्स के बीच में भी उतनी चर्चा हो रही है। बिटकॉइन को कौन रेगुलेट करेगा, किसको रेगुलेशन करने की प्रक्रिया होगी, किसको लेकर वित्त मंत्रालय और आरबीआई के साथ लगातार बातचीत कर रहा है सेबी। ये कहना है सेबी चेयरमैन अजय त्यागी का। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, इसे कौन रेगुलेट करने का फैसला या सरकार करेगी या फिर किस एजेंसीज को दिया जा सकता है। तो बिटकॉइन सबसे ज्यादा चर्चित करेंसी इस बार बनी क्रिप्टो करेंसी के तौर पर साल 2017 में। एक रोचक बात भी बताएं, अमिताभ बच्चन ने को भी 113 करोड़ रुपए का फायदा इसी बिटकॉइन से जुड़ी हुई कंपनीज में निवेश का मिला है। 113 करोड़ रुपए का फायदा। आज अमिताभ बच्चन और बिटकॉइन को लेकर भी हमने आपके सामने बात रखी थी, लेकिन सेबी प्रमुख को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Government and Ministry of Finance and Ministry of IT, along with RBI and SEBI, they are trying to see as to what needs to be done. Unless there is fair decision as to and certainty as to what needs to be done, you really cannot say something on a subject. This has to be decided by the government as to in whose jurisdiction this subject falls. You know, it's not something which is voluntary or involuntary is not the issue. Okay, so government is considering as to how to deal with it. We are part of that committee, so they will take a view soon. तो हम तो कोई मौका छोड़ते नहीं आपको पूरी तरह से एजुकेट करने का या फिर ये कहने का कि आपको फायदा कहां से मिल सकता है। शुरुआत में हमने आपको संजीव भसीन के 10 शेयर बताए थे जहां से आपको फायदा मिल सकता है। अब कार्यक्रम का एंड कर रहे हैं तो चलते चलते धर्मेश कांत के भी शेयर्स आपको बताए चलते हैं। तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिला, आपने प्राइस रिलेशन ज्यादा नहीं ले पाओगे आप, बिकॉज सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस एंड कंपटीशन के कारण में। एट द सेम टाइम इनपुट प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो मार्जिन्स विल इवन आउट। सो एट फेयर प्ले अगर 10-12% का आपको रिटर्न देखना है तो डाबर, इमामी, मैरिको इज अ गुड चॉइस। बट उससे बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस स्टॉक्स में रिटर्न मिल पाएंगे। मारुति आपको 4 व्हीलर स्पेस में काफी अच्छा दिखता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि कॉन्ग्लोमरेट है, सब तरह का प्ले है, ट्रैक्टर प्ले भी वहां पर आप कैप्चर कर पाएंगे। टाटा मोटर्स इज वन स्टॉक जो डायरेक्टली तो रूरल थीम से एसोसिएटेड नहीं है, बट ट्रांसपोर्टेशन में एमएससीवी सेल जिससे से बढ़ रहा है और प्लस उनका जेएलआर सेल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को के हिसाब से बढ़ रहा है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफी कंफर्टेबल स्टेज पर है। FY19 के हिसाब से बात करें तो 7-8 टाइम्स के पीई मल्टीपल पर मिल रहा है, वो एक स्टॉक रहेगा। और 2 व्हीलर से हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, तो धर्मेश कांत की आपने कॉल्स देख ली हैं, लेकिन अगर आपसे मिस हो गई होंगी ना ये 10 कॉल, क्योंकि ज्यादा कॉल थी संजीव की, तो एक बार वापस से नोट कर लीजिए। चलते चलते ये कॉल्स भी आपको नोटिस करवा लेते हैं क्योंकि आने वाला साल आपके लिए बेहतर हो, तो इसलिए ईयर एंडर के तौर पर ये संजीव की तरफ से आपको 10 बेहतरीन कॉल्स हैं। ONGC and Oil India should be in your portfolio. On the back के oil prices are a very big tailwind, and साथ में in the upstream I think उनके जो margins हैं they should start to accrete on the positive side. साथ में जैसे आपको पता है अब सब्सिडी बर्डन भी काफी रिड्यूस हो गया है, कोई ऐसे है नहीं, तो आई थिंक ONGC on earnings fund can actually pleasantly surprise. हमारा यहाँ पे रियल एस्टेट स्पेस में 3 ही पिक्स रहे हैं और वो हैं इन दैट ऑर्डर। गोदरेज प्रॉपर्टी जो 290 रुपए से आपके यहाँ रिकमेंड किया है, और अब हम कह सकते हैं कि वो इन द नेक्स्ट 2 इयर्स आपको 1000 रुपए का भाव दिखा देगा। दूसरा है शोभा रियलिटी, अगेन स्टॉक विच वी बीन वेरी बुलिश ऑल द वे फ्रॉम 250 लेवल, और हमें लगता है 750 का भाव उस पे। और DLF जो हमारा मनपसंदीदा है, आपका दिवाली पे 172 रुपए का भाव था, और अभी भी हमें लगता है रिडक्शन ऑफ डेट, मोनेटाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ इट्स REITs, ये स्टॉक भी आपको 325 का भाव दिखा सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। अभी भी हमें लगता है यहाँ से 20 से 25% अपसाइड एक्साइड में आपको 2018 में मिलना चाहिए। ऑल्सो आप ये लेके चलिए कि लेड प्राइसेस हैव बीन स्पर्टिंग इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और अब लेड और निकल की जैसे जैसे कूल डाउन आएगा एक्साइड के मार्जिन एक्सपैंड करेंगे, तो IDFC फिट्स द बिल फॉर अ वेरी गुड अपसाइड ऑफ 50% इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इसके अलावा हमें LIC हाउसिंग बहुत पसंद है, इवन दो वी आर इन अ यील्ड कर्व विच इज स्लाइटली राइजिंग और कॉस्ट ऑफ फंड थोड़े महंगे होंगे, बट LIC गिवन इट्स ब्रांड, फ्रेंचाइज
हमें लगता है यहाँ पे एट 2.5 टाइम प्राइस टू बुक ये 560-65 पे LIC हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है फॉर अ टारगेट ऑफ 725 इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो अगर मैं 3 शेयर पिक करूं तो मेरे को 2018 में बहुत पसंद है। सबसे पहले आएगा औरोबिंदो फार्मा, लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंजेक्टेबल मार्केट, ट्रेडिंग एट 15 टाइम्स, और जिसने अभी भी लास्ट क्वार्टर से काफी अच्छा अपना वॉल्यूम फ्रंट पे ग्रोथ दिखाया है। साथ में उसका जो जेनरिक में कैंसर ड्रग की तरफ एक्सपेंशन है, आई थिंक उसमें अप्रूवल्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स कोई भी एक आ गया, दिस स्टॉक कैन बी री-रेटेड। Dr. Reddy has been given most clearances on the facility levels, और उसके जो न्यू ड्रग लॉन्चेस हैं पोर्टफोलियो के, आई थिंक दे विल ओनली गैदर स्टीम इन द कमिंग क्वार्टर। ऑन अ वैल्यूएशन बेसिस डॉक्टर रेड्डी आई थिंक ट्रेड्स एट अ वेरी वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन है हिस्टोरिकली, तो हमें लगता है ये शेयर एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। और तीसरा होएगा सन फार्मा, जहां हमें लगता है हलोल का जैसे भी रिकंसिलिएशन आपके पास आएगा, दिस स्टॉक कैन अगेन बी री-रेटेड ऑन द बैक कि एज अ पोर्टफोलियो इट इज सीन अ लॉट ऑफ अंडरपिनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे संजीव की भी बेहतर कॉल्स आपको मिल चुके हैं जो कि अगला साल आपका कुछ और बेहतर बनाने वाली हैं। अब सीधा कम्युनिटी चेक भी ले लेते हैं। रजत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। बताएं रजत। तो बिल्कुल, आज जो सोने चांदी पे उनका ट्रेंड पॉजिटिव तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी तेजी का सेटअप है। देखिए, शुरुआती सत्र से ही एक रेंज में कामकाज कर रहे हैं। 1/4% से ज्यादा के गेन सोने में है, 85 रुपए की स्ट्रेंथ इस समय, और चांदी जो है वो MCX पर 174 पॉइंट्स के गेन्स हैं, यानी कि आधे फीसदी के गेन्स यहां पर आते हुए नजर आए। बाउंस बैक है चांदी अब 37,566 के स्तर पर। लेकिन क्रूड फोकस में इंटरनेशनल मार्केट पे भी और घरेलू बाजार पे भी 3700 रुपए का जो लेवल है वो होल्ड किए हुए है। मेरे साथ जिगर त्रिवेदी जी जुड़े हैं आनंद राठी कमोडिटी से। जिगर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले क्रूड पे अप्रोच बताएं सर, क्या खरीदारी बढ़ेगी या फिर अब प्रॉफिट बुकिंग का समय हो गया है? नमस्कार रजत जी। क्रूड की अगर हम बात करें तो सुबह देखिए ABI की इन्वेंटरी आई थी जिसमें एक डीप देखा गया था, जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी है। $57 के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है WTI। एक्सपेक्टेशन यही है कि इवनिंग में थोड़ा बहुत उछाल आएगा, लेकिन वो उछाले पे सेलिंग प्रेशर आएगा मार्केट में। सो इवनिंग सेशन के लिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेल रिकमेंड किया हुआ है। सेल अराउंड 3730, कीप अ स्टॉप अबाउट 3770, टारगेट 3650। अच्छा, ये सोना और चांदी ये रेंज से अगर बाहर निकले आज, तो क्या आपको लगता है तेजी बनेगी सोने में और चांदी में? खरीद के चलना चाहिए क्या? टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखें? जी बिल्कुल, तेजी रहेगी ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन हाँ, जो प्रीवियस एक फॉल आया था लास्ट वीक में, तो उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकता है। हालांकि SPDR गोल्ड ETF जो है उसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अच्छा। लेकिन डॉलर की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में मोमेंटम पॉजिटिव है। तो गोल्ड February बाय अराउंड 28,400, कीप स्टॉप बिलो 28,320, टारगेट 28,580। सेम स्ट्रेटेजी फॉर सिल्वर मार्च by around 37,450, keep us below 37,300, target 37,750. So buy on dips. That's the strategy for gold and silver. चलिए, कोई डिप आ जाता है तो बेहतर ट्रेड साबित होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। सोना और चांदी दोनों ही खरीदने लायक कमोडिटीज हैं। अभी मैं ये बेस मेटल्स चेक कर रहा था, इसमें निकल 1% के आसपास की स्ट्रेंथ शो कर रहा है। कॉपर, जिंक, लेड आधे फीसदी के गेन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि खरीदारी तो है, लेकिन क्या ये इवनिंग ट्रेड में बढ़ सकती है किसी भी कमोडिटी में? कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर में थोड़ी बहुत मोमेंटम पॉजिटिव है। सो कीप स्टॉप लॉस ऑफ 445 इन February कॉन्ट्रैक्ट। कॉपर इज लॉन्ग, गो लॉन्ग अराउंड 448 फॉर द टारगेट ऑफ 454। अगर निकल की बात करें तो निकल में भी एक खरीदारी का माहौल अभी बना हुआ है, लेकिन 762, 763 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। okay. उसके ऊपर अगर जाता है तो ही बात करें, 775 के चांसेस है पॉसिबली वो टारगेट आ सकते हैं। अच्छा, जिंक और लेड पे क्या व्यू है सर? यहाँ पर भी गेन्स मिल रहे हैं आज तो? जिंक एंड लेड में दोनों में एक डिसिसिव अगर अपने गेन है तो फिर जिंक में पॉसिबल है। 207 के आसपास का वही मार्केट चल रहा है, तो इसमें 209, 210 के लेवल्स भी दिख रहे हैं मार्केट में। नीचे स्टॉप लॉस बन सकता है 205 का। अच्छा, राइट। इनफैक्ट आखिरी प्रश्न होगा एग्री कमोडिटीज पे, कोई कमोडिटी पसंद है जहां पर तेजी बनाई जा सकती है अभी भी? सो जीरा कॉन्ट्रैक्ट स्पाइसेस में एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो जीरा जनवरी बाय अराउंड 21,500, कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 21,250, टारगेट इज 22,000। ओके, राइट। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। घर में रखा सोना चमका सकता है आपका बिजनेस। इमरजेंसी में घर में रखा सोना आ सकता है आपके काम कैसे, हम बताएंगे आपको इस बार धन की बात में। अधिकतर लेडीज आगे आ रही हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं। सर, गोल्ड की वैल्यूएशन किस बेसिस पे की जाती है? गोल्ड के वैल्यूएशन के लिए हमारे पास ट्रेंड लोग हैं जिनको गोल्ड वैल्यूएशन का ट्रेनिंग दिया जाता है और सर्टिफिकेशन दिया जाता है। IIFL के सौरभ कुमार के साथ